हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। पहली चीज़ जो हमें इसमें पढ़नी है वो है कि पूरे दिन में हम बहुत सारी गुड्स कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि शैम्पू हो गया, सॉप हो गया, फूड आइटम्स हो गए, टीवी, लैपटॉप, न्यूज़पेपर और पता नहीं क्या क्या। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आए हैं, ये किसने बनाए, हम तक कैसे पहुंचे, हमें इनके बारे में पता कैसे चला? तो बेसिकली इस सब का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि कैसे क्या होता है, किधर से प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन बनाता है, कौन हमारे तक पहुंचाता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं देयर आर 3 क्लासेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है गुड्स को कंज्यूम करना, गुड्स को यूज करना। ठीक है, इधर हमारी कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस। फर्स्ट क्लास इज मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स, सेकंड क्लास इज मार्केटर, थर्ड क्लास इज एंड यूजर्स। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर कौन है और मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस है? मैन्युफैक्चरर वो बंदा है समवन हु मेक्स प्रोडक्ट्स इन अ फैक्ट्री, जो बंदा फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स बनाता है। एनीथिंग फ्रॉम अ निडल टू अ प्लेन, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो एक छोटी सी सुई हो। ठीक है, उसे बोलेंगे मैन्युफैक्चरर, जो फैक्ट्री में बना रहा है कुछ भी। उसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है? समवन हु मेक्स गुड्स प्रोडक्ट्स बट नॉट इन अ फैक्ट्री। एग्जाम्पल क्या है? फार्मर जो है वो प्रोड्यूसर है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ उगते हैं? कहाँ उगते हैं? फार्मर है, फार्म में काम करेगा, वो फैक्ट्री में काम नहीं करता है। हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक फार्म में, एक खेत में। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केटर, समवन हु परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड यूजर। अब आप पूछेंगे मार्केटर करता क्या है? मार्केटर एक्चुअली क्या करता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ने बनाई है और जिस बंदे को वो गुड्स एक्चुअल में इस्तेमाल करनी है, जो कि एंड यूजर है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन लाता है, उन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को फेलिसिटेट कौन करता है, वो बंदा होता है मार्केटर। उस बंदे को बोलते हैं मार्केटर। समवन हु परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड यूजर कस्टमर। और इन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं जो मार्केटर करता है? मार्केटिंग एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज को कहा जाता है मार्केटिंग एक्टिविटीज। और डिटेल में हम इसको आगे जाके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही क्या है? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटीज तो ऑब्वियसली हम पढ़ने ही वाले हैं। अब एंड यूजर कौन है? अ पर्सन दैट यूजुअली अल्टीमेटली यूजेस और इंटेंडेड टू यूज अ प्रोडक्ट। वो बंदा जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, या फिर वो बंदा जिसका इंटेंशन है कि वो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, वो भी एंड यूजर कहलाता है। जिस बंदे का इंटेंशन भी होगा ना कि वो इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, वो भी एंड यूजर है। ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर, हु कंज्यूम गुड्स। कंज्यूमर कौन होता है? हु कंज्यूम गुड्स। ठीक है, तो हमारे क्या फर्स्ट चीज हमने क्या याद रखनी है कि जो कंजम्पशन का प्रोसेस है उसमें 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास क्या है? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, जो गुड्स को बनाएंगे। फिर उसके बाद कौन आएगा? मार्केटर, जो गुड्स को मार्केट करेगा, जो गुड्स के बारे में एंड यूजर को बताएगा कि भाई ये गुड्स अवेलेबल है, ये मैन्युफैक्चर ने बनाई है। ठीक है, एंड यूजर वो बंदा जो अल्टीमेटली क्या करेगा? गुड्स को यूज करेगा, प्रोडक्ट्स यूज करेगा, या फिर उसका इंटेंशन होगा उन प्रोडक्ट को यूज करने का। एंड यूजर को कंज्यूमर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस है? मैन्युफैक्चर बैठता है बंदा फैक्ट्री में। ठीक है, ये यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करेगा। हमारा जो प्रोड्यूसर है वो फैक्ट्री में नहीं होता। एग्जाम्पल में क्या है हमारा? फार्मर। फार्मर कहाँ होता है? फार्म में। फार्मर कहाँ होता है? फार्म में। आई होप यू गेट इट ऑल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर और मार्केटर सेम पर्सन भी हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जहाँ पे सेम पर्सन ही मैन्युफैक्चर है और सेम पर्सन इज मार्केटर। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल का मैन्युफैक्चर भी एप्पल है, एप्पल का मार्केटर भी एप्पल है। उसके बाद है सैमसंग। सैमसंग का मैन्युफैक्चर भी और मार्केटर भी सैमसंग ही है। कोका कोला मार्केटर, मैन्युफैक्चर सेम, पेप्सिको, लोरियल, नाइकी, एडिडास, जॉनसन एंड जॉनसन। उसके बाद आता है ऐसे केसेस जहां पे डिफरेंट पर्सन मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है और डिफरेंट पर्सन मार्केटर है। जैसे जारा की क्लोथिंग। जारा इज अ ब्रांड, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? एनडीटेक्स। मार्केटर कौन है? जारा। मोटोरोला के स्मार्टफोन्स आते हैं। मोटोरोला के स्मार्टफोन पे आपको पता है मार्केटर कौन है? मोटोरोला मोबिलिटी। बट उन्हें बनाता कौन है? उसका मैन्युफैक्चरर कौन है? लिनोवो ग्रुप। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हो तो मार्केटर के नाम पे लेते हो या मैन्युफैक्चरर के नाम पे लेते हो? जैसे आप मोटोरोला का फोन लेने गए तो आप मोटोरोला के नाम पे लेते हो या लिनोवो के नाम पे लेते हो? आपको किसका पता है कौन फेमस है? ऑब्वियसली हमें मार्केटर के बारे में पता है, मोटोरोला मोबिलिटी। अब जारा की क्लोथिंग है, जारा के प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जारा के कपड़े, लड़कियों से पूछो वो बताएंगी, वही खरीदती हैं ज्यादा जारा के प्रोडक्ट्स। तो जारा के जो कपड़े हैं वो मार्केटर उसका कौन है? जारा। और मैन्युफैक्चर कौन है? एनडीटेक्स। एनडीटेक्स तो शायद हमें पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है भी, बट जारा इज फेमस। ठीक है, तो अब हमारा ये सवाल है कंज्यूमर्स को किसके बारे में पता है? जारा के बारे में पता है या एनडीटेक्स के बारे में पता है? मार्केटर के बारे में पता है? तो हु इज मोर फेमस? हु इज कॉमनली नोन? वी एज कंज्यूमर्स माइट नो मार्केटर्स नेम, दैट इज व्हाट इज पॉपुलरली नोन। ठीक है, पॉपुलरली नोन क्या होगा? मार्केटर का नाम। एज अ कंज्यूमर हमें मार्केटर का नाम पता होता है, मैन्युफैक्चर का नहीं। किसने बनाया हमें मोस्टली केसेस में नहीं पता होता। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा व्हाट डज द टर्म मार्केटिंग मीन।
मार्केटिंग का मतलब क्या है? What does the term marketing mean? मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम 4 चीजें करते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, असर्टेनिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स का पता लगाते हैं कि कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए क्या। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम कस्टमर की नीड्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, ठीक है। फिर अब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम फाइनल कंज्यूमर सेगमेंट में लेके आ जाते हैं, मार्केट में लेके आ जाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम उनको बेचते हैं, ठीक है। कंज्यूमर सेगमेंट में लाने का मतलब है उनको सेल करना। अब हमारा इन सबको करने का मोटिव क्या होता है? ऑब्वियसली बिजनेस इज डन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मोटिव। उसके बाद है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। समझे क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है, नीड्स को असर्टेन करना है हमें, मार्केट में कस्टमर की, कंज्यूमर्स की नीड्स क्या है उनको समझना है। फिर उसके बाद नीड्स को कन्वर्ट करेंगे और हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको लेके आ जाएंगे कंज्यूमर सेगमेंट में, मतलब मार्केट में उतारेंगे प्रोडक्ट को, और फिर अपना मोटिव सेटिस्फाई करेंगे। अब हमारा मोटिव क्या है? हमारे 3 मोटिव्स हैं, 3 मोटिव्स है ना हमारे। क्या क्या थे? प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उसके बाद है जो हमारे रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस पे हम ये सारा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग क्या है? प्रोसेस जिसमें हमें क्या करनी है, 4 चीजें। सबसे पहले क्या करना है, नीड्स को असर्टेन द कंज्यूमर्स नीड्स। फिर उसके बाद कन्वर्ट द नीड्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने के बाद मूव द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनटू फाइनल कंज्यूमर सेगमेंट। उसके बाद ये सब हमने क्यों किया है? टू सेटिस्फाई द मोटिव क्या है? हमारे 3 मोटिव्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। डू गेट इट ऑल? ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, और अच्छे से समझते हैं मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग फिर से क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं प्लानिंग, फिर प्लानिंग को करते हैं एग्जीक्यूट, फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्लानिंग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि हमें प्रोडक्ट कितने प्राइस पे बेचना है और कैसे हम इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग हमने जो कॉन्सेप्ट डिसाइड किया कि हम ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, इस प्राइस पे बेचेंगे, इसे ऐसे प्रमोट करेंगे, तो वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या करेंगे, हमने जो प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, जो हमने बना लिया प्रोडक्ट, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये सब हम क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी यही 3 है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। समझे? मार्केटिंग है क्या? प्रोसेस है जिसमें हमें प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्लान और एग्जीक्यूट क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी प्राइसिंग करेंगे, फिर प्रमोशन करेंगे। ये सब प्लान कर लिया हमने, उसके बाद हम इन सबको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कर दिया, हमारे हाथ में एक प्रोडक्ट आ गया, हम उस प्रोडक्ट का, गुड्स का, सर्विसेज का, आइडिया का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इससे होगा क्या, टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी सेटिस्फाई होगा और इंडिविजुअल का भी, जो बंदा उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। अगर हम कुछ भी खरीदते हैं, हमने सोप खरीदा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें उसे यूज करके नहाना है, ठीक है, और हमारे को अपनी बॉडी पे क्लीननेस चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो उस प्रोडक्ट को बेच के, सोप को बेच के, उसका क्या है, वो पैसे कमाना चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा है कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता है कि ताकि कस्टमर फिर आए उसका प्रोडक्ट ले, ठीक है। और जो उसके रिसोर्सेज हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, उसने जो केमिकल्स लिए हैं, उसने जो भी चीजें सोप बनाने के लिए चाहिए होती है, जो भी उसने खरीदे हैं, जो उसके पास मशीन है, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के बेचे। समझ गए? अब आते हैं थर्ड डेफिनेशन पे और समझते हैं मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या है, सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। समझे? जो हमारी नीड्स एंड वांट है, ये ऊपर वाली डेफिनेशन फिर से आ रही है, बट यहाँ लिखा हुआ है वर्ड सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। मैं आपको ये सारी डेफिनेशन इसलिए कवर करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इन एवरी वे। हर तरीके से आप लोग मार्केटिंग को समझ लो, क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। अब थर्ड डेफिनेशन पे थे हम। थर्ड डेफिनेशन है हमारी सोशल मैनेजरियल प्रोसेस, जिससे क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप की, उनको वो मिल जाता है जो उनको चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट, जैसे सोप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिसको सोप चाहिए उसको सोप मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स इन वैल्यू विद अदर्स। वो क्या करेंगे, पैसे दे देंगे ऑर्गेनाइजेशन को और सोप खरीद लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो गया और हमारा इंडिविजुअल को क्या मिल गया, सोप मिल गया जो उसको चाहिए था। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने कितनी डेफिनेशंस पढ़ी है मार्केटिंग की? 3। सबसे पहले वाली सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देती है कि मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, कस्टमर की नीड्स को असर्टेन करेंगे, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, फिर उसके बाद उसको मार्केट में लेके आएंगे, फाइनल कंज्यूमर सेगमेंट बोलते हैं मार्केट को। फिर उसके बाद उससे क्या होगा, इनका मोटिव अचीव हो जाएगा। मोटिव क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। कमिंग टू द सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है कि एक कॉन्सेप्ट लाएंगे हम कि हमें सोप बनाना है या ये बनाना है, इस प्राइस पे हम बेचेंगे, फिर उसको हमें मार्केट में कैसे प्रमोट करना है, इसकी प्लानिंग करना, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, फिर अब जब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो हमें उसका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। इससे होगा क्या, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाएंगे, सेटिस्फाई द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर वो बंदा सोप खरीद रहा है तो उसका जो नहाना मोटिव है वो अचीव हो जाए, उसका वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर 3 पढ़े थे, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट डेफिनेशन हमारी क्या थी, सोशल और मैनेजर प्रोसेस है। मार्केटिंग कैसा प्रोसेस है, सोशल और मैनेजर प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल्स को मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए। इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड और वांट थ्रू क्रिएटिंग एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स इन वैल्यू विद अदर्स। गॉट इट। देखो 2 चीजें और आ सकती हैं एग्जाम में मार्केटिंग की डेफिनेशन के बाद जो रिलेटेड है इससे, दैट इज द मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लीज एक्सप्लेन, काइंडली एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसमें कैसे आंसर करोगे, आपको लिखना है मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से पहले और कंटिन्यू होती है इवन आफ्टर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे आप मार्केटिंग की डेफिनेशन लिख दोगे। एक और पॉइंट जो आप इस आंसर में ऐड कर सकते हो, दैट कुड बी दिस वन, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ एक्टिविटी which compromises production, packing, promotion, pricing, distribution and then selling। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को पैक करेंगे, फिर उसको प्रमोट करेंगे, उसकी प्राइसिंग करेंगे कि किस प्राइस पे हमें बेचना है, फिर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको बेचेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था मार्केटिंग कैसा प्रोसेस है, सोशल मैनेजरल प्रोसेस। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप क्या लिखोगे, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर इंटरैक्शन बिटवीन पीपल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। क्या चीज है यहाँ पे, इंटरैक्शन विद पीपल, आपका इंटरैक्शन होगा लोगों के साथ, और ये किसका एसेंशियल कंपोनेंट है। कमिंग टू सेकंड पॉइंट, थ्रू दिस इंटरैक्शन द परसुएशन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट बिगिंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस इंटरैक्शन से हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को बेच पाए। हमें कंज्यूमर को मनाना है कि भाई वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, ये मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है मार्केटिंग इज प्योरली परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर बट थ्रू कंटिन्यूस मार्केटिंग इनिशिएटिव एट डिफरेंट स्टेजेस। खरीदने का डिसीजन तो हमेशा ही कस्टमर का होता है, जो मेन है कि अब बंदे को प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, वो उसे खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है, फाइनल डिसीजन उसका ही होगा। लेकिन हम लोग जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, कंटिन्यूस मार्केटिंग करती है, कंटिन्यूस इनिशिएटिव्स लेती है डिफरेंट स्टेजेस पे, जिससे वो प्रोडक्ट सामने वाले पर्सन को ये समझाए कि वो प्रोडक्ट को खरीदे, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी, बैनर्स लगे होते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक पर्चे छपवाते हैं, वाउचर्स देते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदो, ऑफर्स लेके आते हैं, बाय वन गेट वन। ये सारी चीजें मार्केटिंग के एक तरीके होते हैं। हम इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के डिसीजन को कि वो खरीदे, हम उसको प्योरली, जी देखो खरीदने का डिसीजन तो कस्टमर का ही होगा, हम अलग अलग तरीके लेके आएंगे जिससे हम उसको मना पाए कि ये प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, गॉट इट। 3 पॉइंट्स से क्या क्या है, मार्केटिंग सोशल प्रोसेस क्यों है, कि उसमें इंटरैक्शन ऑफ पीपल इंक्लूडेड है। ठीक है, इस इंटरैक्शन से क्या किया जाता है कि हम मनाते हैं कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। मार्केटिंग जो है वो प्योरली डिसीजन किसका होता है, कस्टमर का, लेकिन हम डिफरेंट स्टेजेस पे कंटिन्यूस मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट वो परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर इंपैक्ट होता है। देखो आंसर लिखते टाइम आपको क्या करना है, आपको वोकैबुलरीज पे वर्क करना पड़ेगा। 2 चीजें होती हैं, देखो कभी भी हम पढ़ रहे हैं तो एक है कि हमें समझ में आए, और दूसरा हमें पेपर में उस चीज को लिखना है। ठीक है, समझा तो मैं दूंगी तुम्हें, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आंसर्स में तुम्हें कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं, कैसे तुम अपने आंसर्स को बहुत बढ़िया बना सकते हो कि टीचर बोले कि भाई 5 on 5 दूंगी मैं इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वोकैबुलरीज पे काम करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, तो इसमें आपको क्या क्या वर्ड्स लिखने हैं ताकि आपके आंसर पे एक क्वालिटी आए, क्वालिटी मैटर्स, यू नो। तो आपको देखो इसमें करना है, फर्स्ट पॉइंट में आप देखोगे तो क्या पॉइंट है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर इंटरैक्शन विद पीपल इज एन एसेंशियल प्रोसेस, इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पे इंटरैक्शन विद पीपल लिखना जरूरी है। अब एसेंशियल इंटरैक्शन विद पीपल क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है। तो अब यहाँ पे पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंटरैक्शन विद पीपल होता है, और इंटरैक्शन विद पीपल क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है। ये चीज लिखना आपको जरूरी है। सेकंड पॉइंट में क्या है, इंटरैक्शन से क्या करते हैं, परसुएशन फॉर सेलिंग करने के, बेचने के लिए हम कस्टमर को मनाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, मार्केटिंग इज प्योरली परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग इज प्योरली परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर। यहाँ पे हमारे को मेन पॉइंट क्या हो गया, परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर, बट थ्रू कंटिन्यूस मार्केटिंग इनिशिएटिव एट डिफरेंट स्टेजेस। यहाँ पे हमें कंटिन्यूस मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। तो हमारे वर्ड्स हो गए कंटिन्यूस मार्केटिंग स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, और हो गया परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर। समझे कैसे लिखना आंसर।
आपको वोकैबलरी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप आंसर्स लिख पाओगे. यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबलरीज. समझा मैं दूंगी, मैं आपको बता दूंगी ये वोकैबलरी है, बट याद किसको करनी है? आपको करनी है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स. 3 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नीड, वांट और डिमांड. ठीक है, सबसे पहले नीड क्या होता है? नीड का मतलब होता है जरूरत, जिस चीज की हमें कमी है. नीड्स आर द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग. किसी चीज की हमारे पास कमी है, किसी चीज की हमें जरूरत है, तो उसको हम बोलेंगे नीड. बेसिक 3 नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान. ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अपनी टीचर ने पढ़ाया होगा आपकी. बेसिक 3 नीड्स हैं, आपकी इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने पढ़ाया होगा आपको, रोटी कपड़ा मकान. राइट. अब आते हैं वांट्स पे. वांट्स क्या होता है? ह्यूमन नीड्स का एक पार्ट होता है, एक फॉर्म है जो ह्यूमन नीड्स ने ले लिया है, एज दे आर शेप बाय द कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. वांट्स जो हैं वो नीड्स ही होते हैं. बट जैसे किसी को भूख लग रही है, उसको खाना चाहिए, खाना हो गया उसकी नीड. बट उसको पर्टिकुलरली क्या खाना है? पाव भाजी खानी है. किसी बच्चे को क्या खाना है? चॉकलेट्स खानी है. किसी बच्चे को क्या खाना है? राजमा चावल खाने हैं. तो जब हमें पता चल जाए कि किसी बंदे को क्या चाहिए, पर्टिकुलर चीज उसको खाना चाहिए, ओके, वो उसकी नीड हो गई. बट व्हाट ही वांट्स, उसको खाने में क्या चाहिए, खाने में उसको चाहिए, वो उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है. दूसरा उसके कल्चर पे डिपेंड करता है. अगर कोई बच्चा नॉर्थ दिल्ली का है, मतलब नॉर्थ इंडिया का है, तो उसको नॉर्थ इंडियन फूड अच्छा लगेगा मोस्टली. आजकल तो बच्चों को चाइनीज ही अच्छा लगता है, बट स्टिल. और अगर कोई बच्चा साउथ इंडियन है, तो उसको क्या चाहिए होगा? उसे चाहिए होगा डोसा, इडली सांबर और ये सब चीजें. और नॉर्थ इंडियन वाला मांगेगा भाई मुझे दे दो राजमा चावल, छोले चावल, और ये सब चीजें अच्छी लगती है उन्हें. ठीक है, तो वांट्स डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, दैट इज कल्चर, सेकंड इज इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी. ठीक है, कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. वांट्स क्या है? ह्यूमन नीड्स. ह्यूमन नीड्स का एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स. पहला पॉइंट क्या हो गया? फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स शेप्ड बाय individual's personality and individual's culture. Okay, form of human needs as they are shaped by culture and individual personality. अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक बारी. wants are the form taken by human needs as they are shaped by culture and individual personality. Coming to the third marketing concept, that is demand. डिमांड क्या होती है? wants होती हैं, backed by willingness and purchasing power. willingness मतलब क्या होता है? खरीदने का मन रखना. ठीक है, purchasing power होती है पैसे. ठीक है, अगर आपके पास, आपको वो चीज चाहिए और आपके पास उसको खरीदने के पैसे हैं और आपका मन भी है खरीदने का, तो आप उसे क्या बोलोगे? डिमांड. ठीक है, रिवाइज कर लेते. क्या है नीड? क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग. किसी चीज की जरूरत होना, किसी चीज की कमी होना. फिर वांट्स क्या है? फॉर्म है एक नीड का ही. तो नीड्स जो कि किससे शेप्ड है? कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. कमिंग टू द डिमांड. डिमांड क्या है? वांट है जिसके साथ हमारी विलिंगनेस, खरीदने की क्षमता है और चाहत है, खरीदना चाहते हैं, और परचेजिंग पावर भी है, पैसे भी हमारे पास. ठीक है, गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब ये कुछ बेसिक चीजें और आपकी बुक्स में एड ऑन थी, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं. एमसीक्यूज आते हैं ना आपके, तो ये सारी चीजें कवर करना श्योर है. मैं आपको सब करवाने का कोशिश करूंगी. आई वांट टू कवर 100% सिलेबस ऑफ योर्स. ठीक है, अब नीड्स क्या होती है? नीड्स कैन बी फिजिकल लाइक हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सेक्स. ठीक है, बेसिक नीड्स हमने क्या क्या पढ़ी थी? फूड, रोटी कपड़ा मकान और सेक्स. ठीक है, ये 4 चीजें क्या है? हमारी नीड्स हैं जो फिजिकल हैं. फिजिकल नीड्स क्या है हमारी? हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर, सेक्स. हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर, सेक्स, ये 4 हमारी फिजिकल नीड्स हैं. नीड सोशल भी हो सकती हैं, जैसे कि प्यार और बिलोंगिंगनेस, अपनापन. ठीक है, प्यार और अपनापन, ये दोनों कैसी नीड्स हैं? सोशल. नीड्स फिजिकल भी हो सकती हैं, नीड्स सोशल भी हो सकती हैं. फिजिकल क्या क्या पढ़ी हमने? हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर, सेक्स, 4 है. सोशल में हमने क्या पढ़ी? लव और बिलोंगिंगनेस, प्यार और अपनापन. प्यार और अपनापन, आजकल के बच्चों को इसकी बहुत कमी है. रिलेशनशिप में आने के बाद भी रोते रहते हैं है कि नहीं? सबकी जिंदगी में प्यार नहीं होता बापू. आहा, लोगों के दिल पे लग गई बात है ना. चलो आगे चलते हैं. कस्टमर नीड्स आर द प्रॉब्लम दैट कस्टमर प्लान्स टू सॉल्व विद परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कस्टमर क्या करता है? कस्टमर की नीड्स प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में, उसकी जरूरतें हैं. अब उन जरूरतों को पूरी करने के लिए वो प्लान करता है कि मैं उसको कैसे पूरी करूं. तो वो क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, जिससे क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. जैसे अगर उसे भूख लग रही है तो वो खाना खरीद लेता है. उसको रहने के लिए जगह चाहिए तो वो रेंट पे जगह ले लेता है या फिर घर खरीद लेता है. ऐसे ही अगर किसी बंदे को नहाना है तो उसे सोप खरीद लेगा वो. ठीक है, ये सब चीजें होती हैं. अगर किसी को हेयर वॉश करना है तो वो शैम्पू खरीद लेगा. उसकी जो अभी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रॉब्लम है उसका सर गंदा हो रहा है, तो वो सोल्यूशन क्या है? वो सर धो लेगा, हेयर वॉश कर लेगा. उसके लिए उसे क्या चाहिए? शैम्पू. तो जाके शैम्पू खरीदाएगा. दिस इज अ थिंग. कस्टमर नीड्स आर द प्रॉब्लम्स. कस्टमर नीड्स क्या है? प्रॉब्लम्स हैं जो कस्टमर प्लान करता है कि सॉल्व करूंगा कैसे? परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करके. परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करके. ठीक है, अब एक हमारा है ये बड़ा प्यारा सा डायग्राम बनाया मैंने, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. ये प्यारा सा डायग्राम आपकी बुक में है. ठीक है, इसने क्या किया? नीड्स को 5 टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद है सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है जो बेसिक नीड्स हैं जो फिजिकली हमें चाहिए होती हैं. पानी, कपड़ा, स्लीप, सेक्स, ब्रीथिंग. पानी, कपड़ा, स्लीप, सेक्स, ब्रीथिंग.
उसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स हैं सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली और हेल्थ सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद है बिलोंगिंग नीड्स, लव नीड्स। यहाँ पे हमें फ्रेंडशिप चाहिए, लव चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, अफेक्शन चाहिए। इसके बाद है एस्टीम नीड्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नीड्स है, हमारी मोरालिटी नीड्स हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स है। उसके बाद हमारा क्रिएटिविटी है। ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो पर्सनल लेवल पे हमारी नीड्स होती हैं। ठीक है, ये हमारी जो कॉमन सबकी है। वाटर, फूड, स्लीप, सेक्स, ब्रीथिंग। उसके बाद है सेफ्टी नीड्स में हमारे को रिसोर्सेज की सेफ्टी चाहिए, हमारा गोल्ड है हम तिजोरी में बंद करके रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट नीड्स, सबको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। ठीक है, फैमिली एंड हेल्थ, सब अपनी बेटियों को, बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये होती है हमारी सेफ्टी नीड्स। जैसे हेल्थ नीड्स हो गई, हेल्थ नीड्स को हम कैसे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंश्योरेंस करा के। लव बिलोंगिंग, सबके फ्रेंड्स हैं, सबका लव चाहिए, सबको प्यार चाहिए, सबको अफेक्शन चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में आजकल आपने देखा होगा लोगों के अंदर फेमिनिज्म बहुत ज्यादा है। तो फेमिनिज्म कैसी नीड है, एस्टीम नीड्स। ठीक है, आज़ादी चाहिए लड़कियों को, बहुत आजकल हो गया आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हम अपनी मर्जी का पहनेंगे, अपनी मर्जी का खाएंगे, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। ठीक है, इंडिपेंडेंस। उसके बाद है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा, तो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ। एस्टीम नीड्स में आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं हमें एक अचीवमेंट मिले। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमारा क्या, मोरालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, समझ गए। चले नेक्स्ट पे। ओके, आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा टारगेट क्या है। सबसे पहला टारगेट जो सबको पता है, बिजनेस में कोई भी काम इसलिए होता है ताकि प्रॉफिट जनरेट हो। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट जनरेशन। ठीक है, सेकेंड है हमारा एक पब्लिक इमेज हो। अब जैसे आप बहुत सारे ब्रांड्स हैं, टाटाज हैं, अडानीज हैं, और प्रोडक्ट के बेसिस पे बोलूँ तो आजकल आप देखोगे तो एक आईफोन है, हमारा आईफोन है, एप्पल है, और कोई भी प्रोडक्ट अपनी ना एक इमेज बनाना चाहता है कस्टमर के माइंड में, कि हमें वो देखते ही क्या, कि अब जैसे आप देखोगे मैकडीज की येलो कलर की लाइंस हैं, ऐसे करके एम लिखा होता है उसमें, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ नहीं करती मैं, यहाँ करती हूँ, ये ऐसे करके एम बना होता है उनका, डोंट गो विद माई ड्रॉइंग। ठीक है, ऐसे करके एम लिखा होता है, येलो कलर का होता है ये, तो ये वो देखते ही हमें मैकडी की याद आ जाती है। तो वो होता है कस्टमर के माइंड में अपनी एक इमेज बनाना। ठीक है, उसके बाद हमारा है सी से है हमारा क्रिएशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्रिएट करना। हम मार्केटिंग कर इसलिए रहे हैं कि बंदा आके हमारा प्रोडक्ट खरीदे, कस्टमर आके हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे, और खरीदने के बाद हम चाहते हैं वो उससे सेटिस्फाई भी हो। ये नहीं कि लेके भूल गया, कि हाँ ले लिया उसने, उसको मजा ही नहीं आया, कि यार क्या है, पैसे वेस्ट हो गए, क्या खरीद लिया मैंने। ये भी नहीं होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, और लास्ट है हमारा मार्केट शेयर। हम चाहते हैं हमारा पहला एक प्रोडक्ट बिके, फिर 2 बिके, फिर 3 बिके, फिर 4 बिके। अब ऐसे तो नहीं है मार्केट में हम अकेला बेच रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग होंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब जैसे हम सोप खरीदने जाए तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, डेटॉल है, पॉन्ड्स है, आजकल कौन सा आता है याद ही नहीं आ रहा मुझे, चलो ठीक है, तुम्हें पता है कौन कौन से मार्केट में साबुन आते हैं। अब आपको ये देखना है, आप अभी तक क्या होता था, टोटल 100 साबुन बिकते हैं, उसमें से 10 साबुन हमारे डेटॉल के बिकते थे। तो ये है कि अभी हमारा कितना शेयर हो गया, हमारा 100 में से 10 हमारा है। अब हम चाहेंगे कि हम 10 को 11 करें, 11 को 12 करें, 12 को 13 करें, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके कंपेरेटिवली टू हमारे कॉम्पिटिटर्स। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके। तो ये क्या होता है, मार्केट शेयर। जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज्यादा हमारी मार्केट है। टोटल में से हमारा कितना शेयर है, हमारी कंपनी की सेल्स कितनी है। ठीक है, PCM, P स्क्वायर C स्क्वायर M। हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग क्या है, P स्क्वायर C स्क्वायर M। हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, P स्क्वायर C स्क्वायर M। हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग क्या है, P स्क्वायर C स्क्वायर M। P से क्या है, प्रॉफिट जनरेशन, पब्लिक इमेज, प्रॉफिट जनरेशन, पब्लिक इमेज। ठीक है, C से हमारा क्या था, क्रिएशन ऑफ डिमांड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्रिएशन ऑफ डिमांड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। M से हमारा क्या था, मार्केट शेयर, M से क्या था हमारा मार्केट शेयर। हेडिंग्स याद हो गई, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन थ्योरी सब्जेक्ट। अगर आप सही हेडिंग्स लिख के आते हो तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अंदर तुमने क्या लिखा है उसको, वो चीज सेकेंडरी है, पहले जो तुम हेडिंग डाल रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, 5 हेडिंग्स है, 5 ऑब्जेक्टिव्स है, P स्क्वायर C स्क्वायर M। P से क्या है, प्रॉफिट जनरेशन, पब्लिक इमेज, C से क्या था हमारा, पहले डिमांड क्रिएट करेंगे, क्रिएशन ऑफ डिमांड, फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो क्या होगा हमारा, मार्केट शेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, PCM। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, मार्केटिंग ऐसा अकेला डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करता है बिजनेस के लिए। ठीक है, मार्केटिंग एक लौता डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करता है बिजनेस के लिए। पहला पॉइंट, सफिशिएंट प्रॉफिट हम कैसे अर्न कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं जब हम वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अब यहाँ पे क्या वोकैबुलरी हमें याद करनी है, हमें कैसे प्रोडक्ट्स बेचने हैं, वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट्स आएंगे तो क्या होगा, फर्म में ग्रोथ आएगी और डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर लॉस होगा तो फर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, प्रॉफिट होने से 3 फायदे होते हैं, सर्वाइवल, हम जिंदा रह सकते हैं, हमारी फर्म जिंदा रह सकती है, हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है, फिर हमारी ग्रोथ होती है, प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम बिजनेस को अपना फैला सकते हैं और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। समझे,
चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज क्या है? अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। पब्लिक इमेज को हम और कुछ भी बोल सकते हैं, गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? इट इज क्रिएटेड ओवर टाइम। ऐसा नहीं एक दिन में बन जाएगी गुडविल, गुडविल बनने में टाइम लगता है। ठीक है, इसको बनाने के तरीके क्या है? रेगुलर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, पहली चीज। दूसरा है कि प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आती जाए। जो होता है ना कि एक प्रोडक्ट आया फिर दूसरा है, जैसे अगर हम इंटरनेट का लेके चले तो सबसे पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, 6G आया। तो ये क्या हो रहा है? प्रोडक्ट का कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और रेगुलर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होगा। कस्टमर का ना एक नेचर होता है कि उसको थोड़ा दोगे ना फिर उसको और चाहिए, फिर उसको और चाहिए, और चाहिए। उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आपको मेंटेन रखने के लिए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट लानी ही पड़ेगी। तो गुडविल कैसे क्रिएट कर सकते हो? दो चीजों से कर सकते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन शुड बी रेगुलर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेकंड थिंग इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन योर गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज तुम प्रोवाइड करो दैट शुड बी इंप्रूव्ड कंटिन्यूअसली ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर एट रीजनेबल प्राइस, दस क्रिएट्स इट इम्पैक्ट्स ऑन द कस्टमर्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है कस्टमर को, और सही दाम पे बढ़िया प्रोडक्ट देता है, जिससे क्या होता है? कस्टमर के ऊपर इंपैक्ट आता है और हमारी क्या क्रिएट होती है? पब्लिक इमेज। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 पॉइंट क्या पढ़े हैं? 3 पॉइंट क्या पढ़े हमने? गुडविल एक तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा, इट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, उसके हमने पढ़ा गुडविल कैसे क्रिएट होती है। टाइम मतलब ऐसा नहीं एक दिन में क्रिएट होती है, ओवर अ टाइम क्रिएट होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक दिन में क्रिएट नहीं होती। गुडविल कैसे क्रिएट होती है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए हमें दो चीजें करनी होती है। फर्स्ट इज रेगुलर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेकंड इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है हमारा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है रीजनेबल प्राइस पे, जिससे क्या होता है? कस्टमर पे इंपैक्ट क्रिएट होता है और हमारी एक पब्लिक इमेज क्रिएट होती है, दस क्रिएट्स इट्स इंपैक्ट ऑन द कस्टमर्स। उसके बाद तो क्या होता है? हमने पढ़े थे PCM, 2P पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 2C। ठीक है, ऑफ डिमांड। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे हमें डिमांड क्रिएट करनी है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हमें कस्टमर्स लेके आने हैं, हमारी सेल्स बूस्ट करनी है। ठीक है, अब हम डिमांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसके बहुत सारे मीन्स हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझेंगे, एक अटेम्प्ट करेंगे, कॉन्शियस अटेम्प्ट करेंगे। कॉन्शियस होता है बहुत सोच समझ के चीजों को किया जाएगा, R&D की जाएगी पूरी, और टेस्ट समझा जाएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, फिर हम प्रोडक्ट बना लेंगे और कस्टमर को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट है हमारा और इसको आप ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो, और फिर उस प्रोडक्ट को हम ऐसे बनाएंगे कि कस्टमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सोप बनाया हमने, दिख रहा है आप लोगों को? एक सोप बनाया हमने। ठीक है, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो सकती हैं? एक हमने रोज का बना दिया, एक हमने ठंडा ठंडा डर्मीकूल बना दिया, एक हमने जैस्मिन बना दिया। ठीक है, और एक हमने बताओ तुम बताओ, लिली लिख लेते हैं, लिली बना दिया। ठीक है, ये 4 हमने बनाए हैं। अब किसी बंदे को, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जान ली हमने मार्केट के। लोगों को खुशबू चाहिए, ठीक है, उनको चाहिए फ्रेग्रेंस, ठीक है, और चाहिए क्लीन करने वाला, और उनको है कि झाग बने। झाग को इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो अभी झाग ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे मोटिव्स हैं। कस्टमर को ये चीजें चाहिए, तो अब हमने अलग अलग फ्रेग्रेंस क्रिएट कर ली। इसको कर लेते हैं मिंट। ठीक है, मिंट होता है, मिंट से एक ठंडा इंपैक्ट क्रिएट होता है बॉडी में। ठीक है, इसलिए हमने सोप देख लिया, रोज, मिंट, जैस्मिन, लिली, हमने 4 फ्रेग्रेंस के बना लिए। अब कस्टमर की जो भी प्रेफरेंस होगी, जो भी टेस्ट होगा, हो सकता है उसको रोज पसंद हो सकता है उसको डर्मीकूल पसंद हो सकता है उसको जैस्मिन पसंद हो सकता है उसको लिली पसंद हो। तो हमने मार्केट में पूरा R&D करके हमने ये 4 प्रोडक्ट्स बनाए कि हमें ये 4 फ्रेग्रेंस के सोप बनाने, क्योंकि लोगों को ये फ्रेग्रेंस ज्यादा पसंद है। ठीक है, इसके लिए पूरा अटेम्प्ट किया जाता है कि लोगों को क्या पसंद है, उनकी नीड्स क्या। अब हमने ये बना लिया प्रोडक्ट, अब हम क्या करेंगे? इसकी मार्केटिंग करेंगे। इस प्रोडक्ट के यूजेस बताएंगे लोगों को कि भाई अगर तुम मिंट वाला यूज करोगे तो तुम्हारी बॉडी को ठंडक मिलेगी, रोज वाला लोगे तो तुम्हारे बॉडी में ब्यूटी आ जाएगी, रोज की खुशबू आएगी। ये सारी चीजें आपको कस्टमर को बतानी पड़ती है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि भाई इस प्रोडक्ट को तुम यूज करोगे तो तुम्हारी ये नीड्स और ये वांट सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसको तुम ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक बार रीड कर लेते हैं। Creation of demand, primary objective to create demands through various means. A conscious attempt is made to find out tastes and preferences of the consumer by the company. कंपनी R&D करती है, कॉन्शियस अटेम्प्ट करती है जानने के लिए कि कंज्यूमर को चाहिए क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उसके। ठीक है, डिमांड क्रिएट की जाती है बाय टेलिंग कस्टमर को बताया जाता है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनको बताया जाता है, एड्स की जाती हैं, न्यूज़पेपर में दिया जाता है, और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया से आजकल बहुत ज्यादा एड्स चलती हैं, तो वो एड्स की जाती हैं ताकि कस्टमर को पता चले कि ये प्रोडक्ट के ये फायदे हैं, इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टार्ट होता है और एंड होता है विद कस्टमर ओनली। कस्टमर के लिए ही हम यहाँ पे सब करते हैं। कस्टमर इज आर
कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। जो कस्टमर को चाहिए वही बनाओ और कस्टमर को बिल्कुल लास्ट तक सेटिस्फेक्शन देना हमारा काम होता है। मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कस्टमर। उसके बाद मार्केटिंग अंडरस्टैंड करती है नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर को क्या चाहिए, और उसके बाद उस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, असरटेनिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। फिर उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने के बाद हम उसको मार्केट में लेके आते हैं, और इससे हमारा क्या होता है, तीनों के तीनों मोटिव अचीव होते हैं। क्या क्या मोटिव से? प्रॉफिटेबिलिटी, रिसोर्सेज का यूज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वही यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एज अ रिजल्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एन आउटकम ऑफ मीटिंग नीड्स एंड वांट्स। मार्केट शेयर, हर कंपनी चाहती है उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो। ठीक है, मार्केट शेयर एक्चुअल में होता क्या है, कंपनी की सेल और टोटल सेल इन द इकोनॉमी। जैसे मान लो आप, हम सोप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं इस पूरे में, तो हमारे सोप बिकते हैं, S1 सोप है, S2 सोप है, S3 है, S4 है, S5 है। ठीक है, इनकी सेल्स होती है, इसकी होती है 10, इसकी होती है 25, इसकी होती है 35, कितने हुए, 60, और इसकी 20, और इसकी 20। टोटल सेल्स है हमारी इकोनॉमी में 100। ठीक है, कितनी हो गई, 30, 50, 60, ठीक है, 100। अब इसका कितना परसेंटेज आ जाएगा, 10%, 25%, 35%, 20%, 20%। कैसे निकाला है मैंने ये, 10/100, 25/100, 35/100, 20/100, 20/100। मार्केट शेयर है। अब मार्केट शेयर कैसे निकलता है, कंपनी की सेल अपॉन में टोटल सेल इन द इकोनॉमी। टोटल सेल कैसे निकाली है मैंने, S1 + S2 + S3 + S4 + S5। ठीक है, यहाँ लिख दूं S1 + S2 + S3 + S4 + S5 मिला के बना है 100। ठीक है, अब क्या है, यहाँ मार्केट शेयर इज इक्वल टू कंपनी की सेल्स। कंपनी की सेल, S1 कंपनी की कितनी सेल्स हुई है, 10। ठीक है, पहला सोप कौन सा बिका है, कितना बिका, 100 रुपए, 100 में से 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए, 10/100, टोटल सेल इन द इकोनॉमी इज 100। ठीक है, S2 का है, कंपनी सेल्स कितनी है, 25, टोटल सेल्स इन द इकोनॉमी इज 100, 25/100 इज 25%। ठीक है, ये होता है मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर इंक्रीज करना ही कंपनी का टारगेट है, और मार्केट शेयर हम इंक्रीज कर सकते हैं मार्केटिंग करके। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, मार्केट स्ट्रैटेजीज आर मेड टू इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा हुआ है कोक और पेप्सी, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज टू गेन मार्केटिंग शेयर। ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं ताकि इनको ज्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि कोक और पेप्सी लोगों का ये होता है कि हमें दोनों सिमिलर टेस्ट लगती हैं। ठीक है ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, कॉक नहीं है तो चलो पेप्सी दे दो, ऐसे करते हैं हम। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों का बिल्कुल इक्वल कंपटीशन चलता है, तो ये कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाए। जैसे इनकी सेल्स इंक्रीज होंगी वैसे इनका मार्केट शेयर इंक्रीज होएगा। ठीक है, हमने एग्जांपल देख लिया कैसे निकालते हैं मार्केट शेयर। मार्केट शेयर सब अपना इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लानी पड़ेंगी। इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से क्या होगा, कंपनीज की सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। ठीक है, क्या करना है हमारे को, सबसे पहले मार्केट शेयर कैलकुलेट करना है। मार्केट शेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं, कंपनी की सेल्स अपॉन में टोटल सेल इन द इकोनॉमी। सेकंड स्टेप पे हमारा मार्केटिंग का हमारा मोटिव क्या है, हमें इंक्रीज करना है मार्केट शेयर को। मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए थर्ड चीज क्या करनी पड़ेगी, हमें मार्केट स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ेंगी, हमारी सेल्स बढ़ेंगी तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। समझ गए। तो पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्केटिंग ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग एक्चुअल में होता क्या है। मार्केट ऑफरिंग में क्या होता है, देखो इस साइड है सेलर, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, और ये है बायर। ठीक है, एक मार्केट में गई है, मान लो आपकी मम्मी गई है मार्केट में, तो मम्मी क्या हो गई, बायर, और सेलर कौन है, मान लो सब्जी वाला है, सब्जी वाले से सब्जी लेने गई है मम्मी, तो प्रोडक्ट क्या हो गई, सब्जियां। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में वेजिटेबल्स, और मम्मी सब्जी खरीद के लाएंगी तो सेलर को क्या देंगी, कंसिडरेशन, वो क्या होता है, मनी। ठीक है, जो मम्मी सब्जियां खरीद के आई है उसके बदले में मम्मी सेलर को क्या देंगी, कंसिडरेशन, दैट इज मनी। इस पूरी चीज को क्या बोला जाता है, एक्सचेंज प्रोसेस। क्या बोला जाता है, एक्सचेंज प्रोसेस, जिसमें हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके कंसिडरेशन सेलर को दे देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा है एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल लेते हैं हम आपको दो और नई चीजें समझाने के लिए, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर वैल्यू। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है, जब प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं उससे पहले कस्टमर जो है वो एनालाइज करता है कि भाई, जैसे बायर ने बोला कि भैया मुझे आप आलू दे दो 1 किलो, तो सेलर बोलता है कि भैया 20 रुपए किलो है, तो मम्मी बोलती हैं, क्योंकि बायर वही है, मम्मी बोलती है नहीं भैया मेरे हिसाब से तो 15 रुपए किलो होनी चाहिए ये। ठीक है, तो अब कस्टमर वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, जो कस्टमर के अकॉर्डिंग 15 रुपए है और बायर सेलर के अकॉर्डिंग 20 रुपए है, तो जो इसका डिफरेंस है वो है कस्टमर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, -5। बेनिफिट कस्टमर को कितना मिल रहा है, 15 रुपीज, माइनस सेलर कितने में बेच रहा है, 20 रुपीज में, तो 15 - 20 इज -5। अब कस्टमर लेने गया एक मोबाइल फोन, सेलर ने उसको बोला कि भाई ये मोबाइल फोन तो है
12,000 रुपए का। अब कस्टमर ने सारे फीचर्स देख कि भाई कैमरा भी बढ़िया है, स्टोरेज भी बढ़िया है, और चार्जिंग भी इसका भाई 65 वोल्ट का चार्जर है, बहुत बढ़िया चार्जर है, सब कुछ बढ़िया, मेरे हिसाब से तो ये 13,000 रुपए का होना चाहिए था, 11 में बेच रहे हैं, बढ़िया डील है, ले लो। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसे कितने का फायदा हुआ, दैट्स कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। उसके हिसाब से वो फोन 13,000 रुपए का होना चाहिए था, उसे कितने में मिला, 11,000 रुपए में। अब कितने का फायदा हुआ, 13,000 माइनस 11,000, दैट इज 2,000 रुपीज। 13,000 माइनस 11,000 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। ये हो गया जो बायर ने एनालिसिस किया पहले और कस्टमर वैल्यू निकाली कि भैया मुझे तो 2,000 रुपए का फायदा होगा, मैं ले लेता हूँ ये। ठीक है, उसके बाद अब कस्टमर मोबाइल फोन लेके घर आ गया। अब मोबाइल फोन लेके आ गया, अब उसको लग रहा है कि भाई मोबाइल तो मैं ले आया हूं, पर जैसा मैंने सोचा था ना उतना अच्छा नहीं निकला। मेरे हिसाब से तो भाई 10,000 का ही था, मैंने गलत एनालिसिस कर लिया, मैंने कस्टमर वैल्यू इसकी गलत निकाल ली थी। तो खरीदने के बाद जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, उससे पता चलता है कस्टमर सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड नहीं है। तो उस चीज को बोला जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। समझ में आ गया? मार्केट ऑफरिंग के हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके बाद हमने पढ़ा कस्टमर वैल्यू, उसके बाद हमने पढ़ा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमने पढ़ा एक्सचेंज प्रोसेस। आगे पढ़ेंगे। देखिए मार्केट ऑफरिंग का हमने पढ़ लिया क्या होता है, आपको समझ आ गया, आइडिया मिल गया क्या होता है। अब थोड़ा सा हम नोट्स को रीड कर लेते हैं। सॉरी। प्रोडक्ट सर्विसेज डिजाइन टू डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर। प्रोडक्ट्स जो कस्टमर को वैल्यू देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, या तो उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वांट्स को, या फिर दोनों चीजों को। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, जैसे आईफोन हो गया। आईफोन हम खरीदते हैं, एक तो हो गया कि भाई हम उसको यूज करने के लिए ले रहे हैं, तो हमारी नीड है कि हमारे पास फोन होना चाहिए। बट हमारी वांट क्या है, यहाँ पे आईफोन लेंगे तो हम क्या लगेंगे, कूल। ठीक है, आजकल वैसे तो रिक्शा वाले के पास भी आईफोन होता है, बट आईफोन इज अ ब्रांड, तो लोगों को एक स्टेटस लगता है कि हाँ भाई हम कूल लगेंगे, हम आईफोन लेंगे तो हम रिच लगेंगे। तो वांट क्या हो गई, रिच लगना। नीड क्या हो गई कि भाई फोन चाहिए, कॉल्स वगैरह करनी होती है, व्हाट्सएप वगैरह करना होता है। तो नीड्स और वांट्स दोनों सेटिस्फाई हो जाती है हमारी अगर हम आईफोन खरीदते हैं तो। ठीक है, अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब मार्केट ऑफरिंग क्या होती है, जो प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन की हमने कस्टमर के लिए, उसको हम मार्केट में लेके आते हैं, उसको ऑफर करते हैं और पूरा का पूरा एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट इज सोल्ड इनटू मार्केट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट ऑफरिंग। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जिसको मार्केट प्लेस में बेचा जा रहा है उसको हम बोलेंगे मार्केट ऑफरिंग। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ आईफोन का, जो मैंने आपको बताया। किस लिए खरीदते हैं हम आईफोन को, प्रीमियम फीचर्स के लिए। प्रीमियम फीचर्स हो गई हमारी नीड, और हमारी वांट क्या आती है, लुकिंग कूल। ठीक है, ये मैंने स्पेक्स बनाने की ट्राई करी थी कूल लगने के लिए। ठीक है, स्पेक्स नहीं, एक्चुअल में गॉगल्स होते हैं ना, टू लुक कूल। उसके बाद आता है सबसे पहली चीज जो होती है, मार्केट में कोई भी कस्टमर आया तो सबसे पहले वो देखेगा, मार्केट में कोई भी कस्टमर आया तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एनालिसिस। ठीक है, इट इज अ प्रोएक्टिव कंपोनेंट दैट इज कस्टमर वैल्यू। अब मार्केट में कस्टमर आया तो अब वो कस्टमर वैल्यू लगाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करता है, परचेज करने से पहले इधर उधर देखेगा क्या क्या सामान है, फिर सोचेगा यार ये वाला सामान तो 10 रुपए का होना चाहिए, ये 200 रुपए की है, ये 400 का होना चाहिए। इट इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। ये सब वो कस्टमर क्या होता है, बहुत स्मार्ट होता है, वो पहले पूरा इवेल्युएट करेगा कि भाई इसका प्राइस कितना है, मेरे हिसाब से तो ये इतने का होना चाहिए, इतने का बेनिफिट मिलेगा। इट इज ऑल डन बिफोर परचेजिंग। एक्चुअली खरीदने से पहले ये सब होता है, कस्टमर पूरा इवेल्युएशन करता है, पूरा का पूरा एनालिसिस करता है कि इसके बेनिफिट्स कितने आएंगे और इसका प्राइस क्या है मार्केट में। तो कस्टमर वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का प्राइस है और उसके हिसाब से उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। इट इंक्लूड्स प्राइस पेड, टाइम एंड एनर्जी स्पेंट। सब कुछ हम इसमें हिसाब किताब लगाते हैं। कस्टमर जब मार्केट जाता है कि भाई मैं इतनी दूर जाके चीज लेके आया हूँ, इतने एफर्ट्स लग गए, मैंने पहले रिक्शा लिया, फिर ऑटो लिया। जब कस्टमर किसी चीज की वैल्यू लगाता है ना, तो वो हर चीज को इंक्लूड करता है। जो प्राइस उसने प्रोडक्ट का पे किया है उसे भी, जो टाइम लगाया उसका, जो एनर्जी लगी है उसकी, वो सब कुछ इंक्लूड होगा कस्टमर वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम। द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खरीदने के सारे कॉस्ट इंक्लूड होंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम कस्टमर आया मार्केट में दूध खरीदने के लिए, वो आके बोलता है कि भैया मुझे 100 ml मिल्क चाहिए, कितने रुपए का है। तो भैया बोलते हैं कि भैया ये तो आपको 20 रुपए का पड़ेगा। वो कहता है चलो ठीक है। अब खरीदने से पहले वो एक एनालिसिस करता है कि भाई मेरे हिसाब से ये 22 रुपए का होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये 18 रुपए का होना चाहिए। तो जो डिफरेंस है 22 और 20 रुपए में, कितना हो गया, 2 रुपीज। 2 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हो जाता है कस्टमर का वैल्यू। कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, 20 रुपए। और जो उसको बेनिफिट हो रहा है, अगर वो सोच रहा है कि 22 रुपए का होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो कह रहा है मुझे बेनिफिट होगा 22 रुपए का। 20 रुपए की चीज खरीद के 22 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो कस्टमर ने इसकी एक्चुअल वैल्यू जो लगाई है, तो वो कहना चाह रहा है कि मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए का फायदा हो गया, उसे बोलेंगे कस्टमर वैल्यू।
अगर कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे हिसाब से ये 18 रुपए का बेनिफिट देगा और इसका प्राइस कितना है 20 रुपीज, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसको -2, मतलब उसे 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो कस्टमर वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -2, 2 रुपए का नुकसान हो गया कस्टमर को। कस्टमर को जो फायदा और नुकसान होता है उसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, बेनिफिट दैट द कस्टमर गेन्स, कस्टमर को जो बेनिफिट हुए, और माइनस कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने का जो भी कॉस्ट लगा है। अब कॉस्ट में हम रिक्शा का भाड़ा, जो हमने प्रोडक्ट का प्राइस दिया है और जो हमने टाइम लगाया है, हम सबको इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट में, हर चीज इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर वैल्यू एक बार रीड कर लेते हैं। कस्टमर वैल्यू क्या है, प्रोएक्टिव कंपोनेंट, जो बायर है वो खरीदने से पहले एनालिसिस करता है, उसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। कस्टमर्स आर स्मार्ट एंड दे इवैल्यूएट बिटवीन बेनिफिट्स दे आर एक्वायरिंग एंड प्राइस दे आर पेइंग फॉर दोज प्रोडक्ट्स। समझ गए क्या है, कस्टमर स्मार्ट होते हैं और वो इवैल्यूएट करते हैं कि उनको कितना बेनिफिट होगा और वो कितने पैसे लगाएंगे, उसके बीच के डिफरेंस को बोला जाता है कस्टमर वैल्यू। अब यहाँ पे मार्केटर क्या ट्राई करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड कर पाए ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा खुश हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो और कॉम्पिटिटर्स से हमारे को एक एज मिले। ठीक है, मार्केटर्स मोटिव, more value to product in terms of benefit so that customer prefer the product in relation to the competitors product। competitors के प्रोडक्ट से अगर उसको हमारे प्रोडक्ट को देखेगा, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट देखेगा, तो हमारा प्रोडक्ट वो तभी खरीदेगा जब हमारे प्रोडक्ट से उसको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, ज्यादा कस्टमर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एनालिसिस कर लिया, कस्टमर वैल्यू लगा ली कस्टमर ने, अब वो क्या करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर सर्विस लेगा। तो अब प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट होता है ऐसा कोई भी सामान, कुछ भी जो हमने मार्केट से खरीदा टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, एनीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड्स। प्रोडक्ट इज ऑलवेज टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल जो कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है टेंजिबल। टेंजिबल के साथ इनटेंजिबल भी इंक्लूड हो सकता है, बट टेंजिबल प्रोडक्ट इज द मेन प्रोडक्ट, उसके साथ इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स भी हम साथ में दे सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक्टिविटीज भी हो सकता है, आइडियाज भी हो सकता है। अब आपको ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग में, बट आपको प्रोडक्ट समझ आया, कुछ भी हम मार्केट से खरीदते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसा होता है, टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल का मतलब क्या है, विच कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। प्रोडक्ट पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी, आइडिया, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है, विच इज इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं हम, डीड्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस। डीड्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई भी प्रोसेस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्विस। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग। टीचिंग में क्या होता है, सामने वाला पर्सन बच्चों को पढ़ाता है, तो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, टीचिंग परफॉर्म कर रहा है, एक परफॉर्मेंस दे रहा है, एक टीचिंग कर रहा है, ताकि बच्चों को वो चीज समझ आए। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स कांट बी टच्ड, सीन एंड फेल्ट। ये हमें समझ आ गया, सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। एज इकोनॉमीज ग्रो द सर्विस सेक्शन ऑल्सो स्टार्ट फ्लोरिशिंग। आजकल आपने देखा होगा कि सर्विसेज सेक्शन ग्रो हो रहा है, बहुत लोग सर्विसेज देते हैं, लोग जॉब्स करते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर 55% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है वो 55% है टोटल जीडीपी का। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 55% कहां से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसीज आपको पता होगा, जैसे एडवोकेट्स देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देते हैं। एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी एड्स आती हैं। टीचिंग को सर्विसेज कहा जाता है, बैंकिंग सर्विसेज को सर्विसेज कहा जाता है, जहां पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें वहां पे सर्विस मिलती है, कोई हमारे लिए प्रोसेस कर रहा है, कोई डीड कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको बोला जाता है सर्विस। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको डिटेल में समझने की जरूरत है। अगर टेंजिबल गुड्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर टेंजिबल गुड्स हैं विद इंटेंजिबल सर्विसेज, कोई हमने गुड्स भी दिए हैं और सर्विसेज भी दिए। एग्जाम्पल हो गया, इसका हम लेके चलें कि हमने एक कंटेंट दिया है और पेजेस भी प्रोवाइड किए हैं और बुक बनवानी है हमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे या सर्विस बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, क्योंकि टेंजिबल गुड्स दिए हमने और इंटेंजिबल सर्विसेज भी लेंगे, हम गुड्स भी लेंगे, सर्विसेज भी लेंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट। उसके बाद आता है इंटेंजिबल सर्विसेज। इंटेंजिबल सर्विसेज का मतलब है जिन सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, तो उन्हें सर्विसेज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉज बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग,
कंसल्टेंसी एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद होगा एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस हमें पता है, एक चीज दो दूसरी चीज लो। ठीक है, एन एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि मम्मी ने क्या किया था, 20 रुपए दिए थे और 1 किलो आलू लिए थे, तो 1 किलो आलू हमने ले लिए और 20 रुपए हमने दे दिए, तो इट इज अ एक्सचेंज प्रोसेस। एन एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, मम्मी को क्या चाहिए था, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आलू, 1 किलो आलू। फ्रॉम समवन, सेलर से हमने खरीद लिया था, बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, और मम्मी ने आलू की जगह उन्हें क्या दिया था, 20 रुपए। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में हमने खरीद लिया प्रोडक्ट, उसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कस्टमर ने एक चीज खरीद ली, उसके बाद वो घर जाके उसको यूज करता है और वो बताता है मम्मी आलू लेके आ गई, मम्मी ने आलू छीले काटे, मम्मी कह रही है यार आलू तो अच्छे नहीं आए, या तो आलू बहुत अच्छे आ गए। तो ये कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है और जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी जब उसने सामान खरीदा था, उसके डिफरेंस को बोला जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इट इज अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट। हम खरीद आए, हमने पूरा एक्शन कर लिया, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं अपने एक्शन के ऊपर कि वो चीज हमने जैसे सोची थी वैसी हुई है या नहीं हुई। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हम चाहते थे कि भाई वो हमें पकोड़े बनाए मुझसे, पर जब हमने आलू के पकोड़े बनाए तो आलू के पकोड़े बहुत टाइट टाइट बने, अच्छे से गला नहीं आलू, तो उसको बोलेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमने खरीदने से पहले सोचा था कि ये ऐसा बनेगा, बट एक्चुअल में ये ऐसा बना। तो एक्सपेक्टेशन इज प्री परचेज, हमें पहले ही पता, हम पहले सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जब करते हैं तो वो क्या होता है, खरीदने के बाद, दैट इज पोस्ट परचेज। अब एक बार रीड कर लेते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जितना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी। कस्टमर इज सैड टू बी सेटिस्फाइड व्हेन एक्सपेक्टेशंस मैचेस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का उसने खरीदते टाइम सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, अगर वो एक्चुअल में भी ऐसा निकलता है, तब जाके कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाइड। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक पर्सन का अलग हो सकता है, दूसरे पर्सन का अलग हो सकता है। आपकी मम्मी को आलू पसंद नहीं आए, बट जो आपके घर के साइड में आंटी रहती हैं, आपकी पड़ोसी हैं, उनको आलू बहुत अच्छे लगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी डिफरेंट, इट कैन डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज एन एक्सपीरियंस विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। ये ऐसा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आंटी के जो आलू थे उन्होंने उसके बनाई आलू पूड़ी की सब्जी, ठीक है, आलू की सब्जी बनाई, उनकी आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनी, बट हमने बनाए थे आलू के पकौड़े, ठीक है, हमारे आलू के पकौड़े अच्छे नहीं बने। तो ये सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अब हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, गंदा रहा, आंटी का अच्छा रहा, तो इट इज एन एक्सपीरियंस विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। इट इज अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट। हमने देख लिया, हम खरीद के आ जाते हैं, उसके बाद हम अपने खरीदने के ऊपर रिएक्ट करते हैं कि हाँ भाई हम अच्छा लाए या बुरा लाए। इट इज अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट। पोस्ट परचेज फिनोमिना, खरीदने के बाद का फिनोमिना। अब हमने देख लिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, एक्सपीरियंस एंड माइनस एक्सपेक्टेशन। एक्सपीरियंस जो हम सोचते थे भाई हमें ये खरीदना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ये प्री परचेज है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपीरियंस क्या होता है, जो पोस्ट परचेज हमने एक्सपीरियंस किया उसको बोला जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस माइनस एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये थोड़ा सा इमोशनल होता है नेचर में। कैसा होता है, इमोशनल, ठीक है, इमोशनल होता है, क्योंकि ये कस्टमर अलग अलग इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होता है, वो अपने मन में उसको अच्छा लगा नहीं लगा, इट इज वेरी इमोशनल इन नेचर, इट इज नॉट प्रैक्टिकल एक्चुअल में। ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस हमने देख लिया। अब क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने मार्केट ऑफरिंग में। सेलर क्या देता है, प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट पढ़ लिया, एनीथिंग विच इज टेंजिबल इन नेचर, विच कैन बी फील, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, और ये ठीक है, विच सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। सर्विस क्या होता है, सर्विस इज एनीथिंग विच इज नॉट अ प्रोडक्ट। सर्विस विच इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट जिसको हम देख नहीं सकते। एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और हमने देखा था एडवर्टाइजिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है, जो कस्टमर को बेनिफिट मिला है माइनस कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दैट प्रोडक्ट। कस्टमर को जो बेनिफिट मिला है, कस्टमर को जो बेनिफिट मिला है माइनस कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट में हम सिर्फ प्राइस नहीं लेंगे प्रोडक्ट का, जो हमारा टाइम लगा है, जो हमारी एनर्जी लगी है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आफ्टर बाइंग हैव प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस। कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर को एक एक्सपीरियंस मिलता है प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दैट इज एक्सपीरियंस माइनस एक्सपेक्टेशन, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, और ये सब जो सेलर और बायर के बीच में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेना और कंसिडरेशन देना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सचेंज प्रोसेस। अब मार्केट ऑफरिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एक्सचेंज प्रोसेस। 4 चीजें होती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्कोप ऑफ मार्केटिंग। आपको क्या लगता है मार्केट में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बिकती हैं? नहीं, एक्चुअल में मार्केट में ये सब बिकता है। आप सबको दिख रहा है, ये सब कुछ बिकता है। गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी, इवेंट्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज।
ये सारी की सारी चीजें मार्केट में बिकती है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केट के अंदर क्या क्या बिकता है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बिकता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, गुड्स। गुड्स ऐसा कोई भी इंटेंजिबल आइटम जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, उसको बोलते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, सोप, शैम्पू एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज आइटम्स। ठीक है, जो कि हम टच नहीं कर सकते, विच कांट बी सीन, विच कांट बी फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। इन सर्विसेज को हम फील तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, एज अ प्रोडक्ट नहीं देख सकते। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, अकाउंटिंग। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कौन सी सर्विसेज देती हूँ, अकाउंटिंग की। वो क्या है, सर्विस है, प्रोडक्ट नहीं है। मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मैं कोई ऐसा कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं देती, मैं सर्विसेज देती हूँ, मैं समझाती हूँ, मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, मैं अकाउंटिंग करके देती हूँ। उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में क्या है, मार्केटर्स कैन क्रिएट स्टेज एंड मार्केट एक्सपीरियंसेस टू कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हम गए बंजी जंपिंग करने, वहां जो हम एक्सपीरियंस लेंगे ना, बंजी जंपिंग का जो एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस बेच रहे हैं मार्केट में। बंजी जंपिंग इज एन एक्सपीरियंस। और हम स्काई डाइविंग करने गए, और आप मान लो आप एक वाटर पार्क में जाते हो, वाटर पार्क में सिर्फ ये नहीं, आप वहां पे सिर्फ राइड्स ही होंगी, इट इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। वहां आप जाओगे, मॉल्स जाते हो आप लोग, वहां पे गेम्स खेलते हो, खाना खाते हो, शॉपिंग करते हो, इतना सारी चीजें करते हो, तो वो एक एक्सपीरियंस बेच रहे हैं आपको। इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ फुल डे फन, इट्स एन एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या क्या हो गया, हमने गुड्स पढ़ लिया, सर्विसेज पढ़ लिया, एक्सपीरियंस पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम पीपल। क्या क्या कहना चाह रहे हो मैम, आप लोग भी बिकते हैं क्या आजकल? हाँ, लोग भी बिकते हैं। पीपल, पीपल मार्केटिंग से सबसे पहले मुझे याद आते हैं पॉलिटिशियंस, हमारे मोदी जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है। मैं इंडिया का, भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहा हूँ। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, मैं ये करूंगा। हमारे केजरीवाल जी आ जाते हैं, मैं फ्री पानी दूंगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। तो इसे कहा जाता है पीपल मार्केटिंग। पीपल मार्केटिंग से आपको सबसे पहले याद आने चाहिए पॉलिटिशियंस। उसके बाद आते हैं हमारे फेमस सेलिब्रिटीज। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए। जब वो किसी प्रोडक्ट की ऐड करते हैं, तो वो प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता, वो पर्सन बेच रहा है ना, तो उस पर्सन की भी मार्केटिंग होती है। अमिताभ बच्चन जी अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो ज्यादा बिकेगा, ये इम्पैक्ट आता है। तो इसको बोला जाता है पीपल मार्केटिंग। मार्केटिंग कैन हेल्प पीपल टू मार्केट देमसेल्फ। मार्केटिंग क्या करती है, और एक और एग्जांपल है इसमें, इन्फ्लुएंसर्स। आजकल तो सोशल मीडिया पे कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको क्या बोलेंगे, वो क्या बेच रहे हैं, वो अपने आप को बेच रहे हैं कि भाई मैं आज यहाँ हूँ, मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं आज वो कर रहा हूँ, आज मैंने ये खाया, यू नो व्हाट आई ईट इन अ डे, व्हाट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी। आप सब देखते हो इंस्टाग्राम पे वीडियोज आती है, तो इसको बोला जाता है पीपल मार्केटिंग। जो ये वेल नोन पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गया, सलमान खान हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, ये सिर्फ खुद को नहीं बेचते, ये कोई और प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो वो भी बिकने लग जाता है। वो किसी प्रोडक्ट की ऐड करेंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड, उस प्रोडक्ट को और ज्यादा लोग खरीदेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया शिल्पा शेट्टी का परफ्यूम आता है, बीइंग ह्यूमन। आपको पता है सलमान खान की ब्रांड है, उसकी ऐसी टी शर्ट आती है, उस पर बीइंग ह्यूमन लिखा होता है, ऐसा ब्रेसलेट आता है, उस पर बीइंग ह्यूमन लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है प्लेसेस। प्लेसेस आपको पता है इंडिया में अभी चला था कि आप भाई लक्षद्वीप आइलैंड पे जाओ, आपको बाहर आइलैंड्स पे क्यों जाना है, आप अपने इंडियन बीचेस पे जाओ, इंडिया में ट्रैवल करो। उसको बोला था इन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, कि इंडिया बहुत सुंदर है, इंडिया में ताजमहल है, ताजमहल देखो। बैंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, केरला गोड्स ऑन कंट्री है, मध्य प्रदेश तो हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है, हमारा राम मंदिर बना हुआ है, इतना सुंदर ताजमहल है हमारे पास, हमारे इतने सुंदर सुंदर आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आप यहाँ जाइए, इंडिया में घूमिए। तो हम ये क्या कर रहे हैं, इंडिया की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इंडिया क्या है, एक प्लेस है, इनक्रेडिबल इंडिया इज अ प्लेस। यहाँ पे हम किसी सिटी, स्टेट और नेशन की मार्केटिंग कर रहे हैं, कस्टमर्स को उनके बारे में। और एक तरह की मार्केटिंग प्लेस में ये हो सकती है जैसे कि रियल एस्टेट हो गया। हम क्या करेंगे, हम एरिया बेचेंगे कि भाई ये एरिया तुम खरीदो, यहाँ पे तुम हाईवे बनवाओ। जब हम किसी प्लेस को बेचते हैं, जैसे हम, आपने देखा होगा हाईवेज बनते हैं तो जो आसपास का एरिया होता है वो सब खरीद लिया जाता है। जहाँ हाईवे बन रहे हैं, साइड के गाँव है वहाँ पे, वो सब खरीद लेंगे वो। तो वहां पर जो गाँव बिक रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लेस मार्केटिंग। उसको क्या कहा जाएगा, प्लेस मार्केटिंग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मार्केट करती है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, उसने अपने आप की बहुत एड्स कराई हैं, आई एम देखा होगा, आई एम लविंग इट। मैकडी अपने आप को एक ब्रांड बना रहा है, एक पब्लिक इमेज क्रिएट कर रहा है कस्टमर के दिमाग में, उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केट देमसेल्फ टू क्रिएट एंड बूस्ट देयर इमेज इन कस्टमर्स माइंड। कस्टमर के माइंड में वो एक इमेज क्रिएट करना चाहता है। उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी डिफरेंट यूनिक फेवरेबल इमेजेस लाएगा, जिससे क्या होगा कि वो
मार्केट प्लेस में हमें कहीं पे भी अगर वो आई एम लविंग इट दिख रहा है या फिर एम लिखा हुआ दिख रहा है गोल्डन कलर का, तो हम उससे क्या हमारे दिमाग में सीधा आता है मैकडी। तो वो एक हमारे दिमाग में उन्होंने अपनी इमेज बना ली है जो कि एक यूनिक इमेज है और एक फेवरेबल इमेज है कि भाई मैकडी का बर्गर बहुत बढ़िया होता है और कहीं और का इतना अच्छा नहीं होता, मैकडी का ज्यादा अच्छा होता है। तो ये मैकडी की इमेज है, ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे दिमाग में इमेज बनाई है, अपनी एक मार्केटिंग की हुई है। अब नेक्स्ट है टाटा ग्रुप। टाटा जाने जाते हैं अपने ट्रस्ट के लिए, अपने क्वालिटी के लिए, ठीक है। उन्होंने अपनी एड ऐसी करी है कि भाई हम भरोसे लायक आदमी हैं, हम भरोसे लायक कंपनी है, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन की, रतन टाटा जी जो अब चले गए हैं भगवान जी के पास, तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग ऐसी की हुई है कि भाई वी आर ट्रस्टवर्दी, वी आर क्वालिटी गिवर्स, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, क्या क्या देखे कि मैकडी ने कैसे अपनी इमेज बना रखी है और दूसरा देखा कि टाटा ग्रुप ने कैसे अपनी इमेज बना रखी है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज समथिंग जिसका हमारे पास हक है, ठीक है। घर होते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी कैसे है वो हमारा है। कार है वो हमारी प्रॉपर्टी है। जो भी चीज आप लोगों ने खरीद रखी है आपकी है, उसका पोजेशन आपके पास है, तो वो बोला जाएगा आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल में एग्जांपल दे रखा है रियल एस्टेट, जैसे कि डीएलएफ, यूनिटेक, सुपरटेक, ये ऐसी कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में डील कर सकती हैं, करती हैं। इंटेंजिबल में क्या आ जाता है, स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है आप में से कोई, शेयर बढ़ा आपने अकाउंटेंसी में, वो शेयर्स जो होते हैं वो एक मार्केट में बिकते हैं, उनको आप देख नहीं सकते हो, रियलिटी में एज अ पेपर पे नहीं होते, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो यू कैन टच इट, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट फील इट, बट यू कैन हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो वो जो स्टॉक्स है वो इंटेंजिबल है। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट की जाती है कस्टमर को। स्टॉक्स की मार्केटिंग कौन करता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। आपने म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज्यादा एड्स देखी होंगी। म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स होती है उनको भी आप लोग टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते। आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी जिसमें वो लास्ट में बोल देते हैं कि जो भी रिस्क उससे रिलेटेड होगा वो आपका केस है, हमारा केस नहीं है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद आता है इवेंट्स। इवेंट्स में क्या आएगा, मार्केटर जो है वो इवेंट्स प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा कि कॉलेजेस वगैरह में जो होता है कि सिंगर्स आ रहे हैं तो एक इवेंट क्रिएट किया जाता है। और आप मान लो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड कप इज एन इवेंट, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और इवेंट्स की कितनी मार्केटिंग की जाती है। अभी हमारा जो लेटेस्ट इवेंट हुआ है दैट वाज G20, आप सबने देखा होगा, उसकी बहुत मार्केटिंग हुई है, उसके न्यूज़पेपर्स में आया है, एडवर्टाइजमेंट्स हुई है, जगह जगह पर पेंटिंग्स हुई है, स्कूल्स में इवेंट्स क्रिएट कराए गए हैं, स्कूल में एक्टिविटीज कराई गई हैं। तो इसे कहते हैं इवेंट की मार्केटिंग करना, इवेंट मार्केटिंग। मार्केटर क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इवेंट्स को टाइम टू टाइम कस्टमर्स को। इवेंट्स कैन बी फॉर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इवेंट्स जो है वो इंडिविजुअल के लिए भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है मैंने, स्पोर्ट्स इवेंट, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुई थी एक बार और उसकी इतनी मार्केटिंग हुई थी कि हर जगह उसी का ही चर्चा था। तो इसे बोला जाता है इवेंट मार्केटिंग। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग। इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्कूल। वो आपको क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं भी कौन सी मार्केटिंग कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग। मैं इन्फॉर्मेशन को मार्केट कर रही हूँ, बेच रही हूँ, यूट्यूब पे मार्केटिंग कर रही हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रही हूँ, यूट्यूब वीडियोस बना के। तो उसको क्या बोला जाएगा, इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग, ठीक है। और इसका क्या करते हैं, एक प्राइस चार्ज होता है, ठीक है। बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोड्यूस करी, फिर उसको मार्केट किया आप लोगों को यूट्यूब वीडियो के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूट्यूब वीडियो के थ्रू, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। बट आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत आ गए हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं था, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब किसको दी जा रही है, कस्टमर को दी जा रही है, टू अ कस्टमर। या कस्टमर कौन होगा, उनके पेरेंट्स, ठीक है, ये होंगे हमारे कस्टमर्स, ठीक है। और ऐसे कम्युनिटीज भी हो जाता है, ऐसे नहीं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाया जाता है। जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी गुरुग्राम में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी नोएडा में, तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उन्हें ट्रेनिंग देना भी एक इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग है। उसको भी हम बोला जाएगा कि हम इन्फॉर्मेशन को बेच रहे हैं, ठीक है। और इसका हमेशा एक प्राइस चार्ज होता है, इट इज ऑलवेज चार्जेबल। हाँ, मैं आप लोगों से कुछ नहीं चार्ज कर रही, आप लोग बस सब्सक्राइब कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, आइडियाज। अब क्या होता है, कुछ ना लोग नए नए आइडियाज लेके आते हैं, वो अपने आइडिया को बेचते हैं कि भाई, जैसे मान लो ये कंप्यूटर्स आए थे शुरू में, वो एक आइडिया था, उसको रियलिटी में चेंज किया गया। बट हर एक आइडिया से शुरू होता है, उस आइडिया को बेचना भी आइडिया मार्केटिंग बोला जाता है उसको, ठीक है। आइडिया भी बिकते हैं मार्केट में। इफ यू हैव अ वेरी वंडरफुल आइडिया, यू कैन गो एंड टेल टू समवन दैट दिस इज माय आइडिया, डू यू वांट टू परचेज इट। वो बंदा खरीदेगा अगर आपके दम होगा तो। इसे कहा जाता है आइडिया मार्केटिंग। आइडिया मार्केटिंग का जरूरी नहीं है सिर्फ मोटिव पैसे हो, इट कैन ऑल्सो बी डन फॉर सोसाइटी।
कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो सोसाइटी के काम के लिए आइडिया लेके आते हैं। जैसे कि वो आइडिया लेके आए थे कि जो हम बिस्लेरी की बॉटल लेते हैं ना, उसके अंदर जो बिस्लेरी की बॉटल आपने कंज्यूम कर लिया पूरा पानी, उसके बाद बिस्लेरी की बॉटल का जो ढक्कन है उसको मोड़ के आप बिस्लेरी की बॉटल में डाल दो, ताकि वो बिस्लेरी की बॉटल फिर से यूटिलाइज ना हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं, बिस्लेरी की बॉटल्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें पानी भर के बंद करके उसको फिर से बेचते हैं। ठीक है, उसके लिए आइडिया लाया गया कि बिस्लेरी की बॉटल के अंदर आप ढक्कन को मोड़ के डाल दो। इससे क्या होगा, सोसाइटी का फायदा होगा और हमारे को पागल कम बनाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना, खारा पानी बिस्लेरी की बॉटल में भर के दे दिया और सील लगा दी कि वो हमें लगे कि हाँ भाई बिस्लेरी का पानी है, बड़ा प्योर है, बड़ा मिनरल वाला वाटर है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता। तो ऐसा होता है आइडिया मार्केटिंग। समझ गए? नेक्स्ट पे चलें। 2 मोटिव हो सकते हैं, क्या क्या? प्रॉफिट बनाना भी और दूसरा सोसाइटी का फायदा भी। एग्जाम्पल में आ रहा है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग में आपको आगे पढ़ाऊंगी तो तभी डिस्कस कर लेंगे इसको भी। ठीक है, हमारे सब कुछ डिस्कस हो गए। क्या क्या बेचा हमने मार्केट में? गुड, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, और क्या बेचा है? फिर हमने बेचे लोग, बेचे प्लेसेस, बेची ऑर्गेनाइजेशन, बेची प्रॉपर्टी, बेची इवेंट्स, बेची इन्फॉर्मेशन, बेची आइडियाज, बेची। स्कोप ऑफ मार्केटिंग डन। कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स बिकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये हम सारे के सारे याद करने हैं। एग्जाम्पल आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओ, इवेंट्स के बारे में बताओ, स्कोप ऑफ मार्केटिंग में एक्चुअल में क्या क्या बिकता है। यू हैव टू टेल ऑल दिस। ओके, वी शुड गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट वो जगह है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं बिजनेस करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। ठीक है, आजकल क्या हुआ है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी मिलने लग गए हैं, फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं होती है। तो चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिले, चाहे फेस टू फेस मिले, जिस जगह पर बायर और सेलर मिल रहे हैं उस जगह को बोला जाएगा मार्केट। उस जगह को बोला जाएगा मार्केट। मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर बिजनेस, जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं बिजनेस करने के लिए। मार्केट वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस। लैटिन वर्ड मार्केटस। बायर और सेलर मिलते हैं फेस टू फेस और वर्चुअली थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब एंड यूजेस के बेसिस पे मार्केटिंग को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली हमारी बुक में 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं? एफएमसीजी, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। उसके बाद है सॉफ्ट गुड्स, हार्ड गुड्स। सॉफ्ट गुड्स में आ जाता है क्लोथ्स वगैरह, हार्ड गुड्स में आ जाता है फर्नीचर वगैरह, ड्यूरेबल्स में आ जाता है विच आर यूज फॉर सम ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर। इसमें हम ले सकते हैं कॉलगेट का एग्जाम्पल, इट इज यूज फॉर अ मंथ। ठीक है, उसके बाद एफएमसीजी आता था, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूमर कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आटा हर हफ्ते 10 दिन में लेके आना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्च्यून ऑयल और एडिबल ऑयल जो घर पे यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, वो भी बार बार यूज होता है। तो वो एग्जाम्पल्स हो गए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के। ठीक है, उसके बाद आता है एंड टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंस जो हम ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल आता है, कंपोनेंट्स आते हैं, फिर उससे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं या सर्विसेज दी जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल मार्केट को बेसिकली डिवाइड किया गया है कंपोनेंट्स में और फिनिश गुड्स में। कंपोनेंट्स और फिनिश गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज तो है ही। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट मार्केटिंग। इंटरमीडिएट मार्केट्स में क्या होता है? सबसे पहले कौन आता है? मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद आता है रिटेलर। ठीक है, तो कौन कौन सी मार्केट होगी? मैन्युफैक्चर की तो कोई मार्केट नहीं होती, बट होलसेल की मार्केट होती है और रिटेलर की मार्केट होती है। तो 2 मार्केट्स आ गई, होलसेल मार्केट्स और रिटेल मार्केट्स। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे भी मार्केट्स हो सकती हैं। कैसे? एक बंदा है, वो सेल कर रहा है ओनली इन द लोकल मार्केट, सिर्फ अपने आसपास बेचता है। एक बंदा जो पूरे इंडिया में बेच रहा है तो नेशनली बेच रहा है। एक बंदा जो ग्लोबली बेच रहा है, मतलब पूरे के पूरे ग्लोब में बेच रहा है। हर एक कंट्री में उसका सामान जाता है जो वो प्रोड्यूस करता है या फिर जो उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल का मतलब है कि एक से ज्यादा कंट्रीज में वो अपना प्रोडक्ट्स बेचता है। और हम बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस पे या तो मार्केट रूरल एरिया में होगी या अर्बन एरिया में होगी। रूरल मार्केट होगी, अर्बन मार्केट होगी। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट्स। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो एनपीओस को सामान देती हैं। एनपीओस का क्या होता है? उनकी लिमिटिंग परचेजिंग पावर है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। दे आर वर्किंग फॉर नॉन प्रॉफिट मोटिव्स। ठीक है, या तो उनका सेवा भाव होगा या कुछ ऐसे ही होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, ना कि प्रॉफिट बनाना। तो अगर आप वैसी कंपनी है जो एनपीओस को बेच रही है तो उनको हमेशा ही प्राइस केयरफुल रहना पड़ता है। तो आप समझ गए मार्केट्स कितनी टाइप की हैं? डिफरेंट टाइप्स की मार्केट समझ गए। कंज्यूमर मार्केट्स, इंडस्ट्रियल मार्केट्स, इंटरमीडिएट मार्केट्स, ज्योग्राफिकल लोकेशन मार्केट्स, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट्स। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग,
दैट इज मार्केट इंक्लूड्स एक्चुअल एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर। जो बंदा खरीदने की क्षमता रखता है वो भी कंज्यूमर माना जाता है। ऐसा नहीं, अब जैसे मार्केट में आप गए, हमारी दुकान में 10 कस्टमर्स आए, 10 में से 5 ने खरीदा और 5 ने नहीं खरीदा, तो अब जो 5 आए हैं क्या वो मार्केट नहीं है? वो भी मार्केट है। एक्चुअल प्लस पोटेंशियल कस्टमर, दे वर एबल टू बाय और दे वांटेड टू बाय, तो वो भी मार्केट है। मार्केट मीन्स, मार्केट इंक्लूड्स एक्चुअल प्लस पोटेंशियल कस्टमर्स। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? हम मार्केटिंग पे क्यों ध्यान दें? ऐसा क्या है मार्केटिंग में? तो देखते हैं। मार्केटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्यों? मार्केटिंग ही एक ऐसा इकलौता बिजनेस का ऑपरेशन है, डिसिप्लिन है, जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर कोई ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सेल्स जनरेट कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस बढ़ेगी, वो कंट्रीब्यूट करेगा सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। जो एक्चुअल में मार्केटिंग कॉस्ट होती है ना, एक होता है कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारे 10 रुपए लगे, तो 10 में से 60%, 40 to 60% जो होता है, दैट विल बी 4 to 6 रुपीज विल बी द मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप्स एंड सेल्स। एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, सेल्स प्रमोशंस होते हैं, पब्लिक रिलेशंस एंड सेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केटिंग। एक्चुअल में है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड प्रमोटिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस इनटू द मार्केट। मार्केट के अंदर हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर आते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? मार्केटिंग क्या है? मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर फंक्शंस ऑफ बिजनेस। कोर बिजनेस डिसिप्लिन है, क्योंकि कंट्रीब्यूट करता है सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे? बाय जनरेटिंग द रेवेन्यू। बाय जनरेटिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप एंड सेल्स। इन सबसे क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू जनरेट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है। मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट की 40 से 60% होती है। उसके बाद आता है मार्केटिंग इज द प्रोसेस। मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। इसमें हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे कैसे होते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग का फायदा बेसिकली 3 लोगों को होता है, दैट इज मार्केटर, कस्टमर, सोसाइटी। मार्केटर, कस्टमर, सोसाइटी। मार्केटर कौन होता है? वो बंदा जो मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है कस्टमर, वो बंदा जो एंड यूजर है या फिर वो पोटेंशियल एंड यूजर है। ठीक है, उसके बाद आता है सोसाइटी। सोसाइटी को क्या फायदा होता है मार्केटिंग का, ये हमें रीड करना है। इंपॉर्टेंस टू द मार्केटर। मार्केटिंग के मार्केटर को क्या क्या फायदे होंगे, वो क्यों कर रहा है मार्केटिंग? 3 मेन फायदे होते हैं। फर्स्ट इज रेपुटेशन ऑफ कंपनी, सेकंड इज अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट टू पब्लिक, थर्ड इज प्रोडक्ट सेल्स इनहांस। इसको याद करने के लिए हम यूज करेंगे रैप, RAP। R से रेपुटेशन, A से अवेयरनेस, P से प्रोडक्ट सेल्स। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। मार्केटिंग बिल्ड्स रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। मार्केटर क्या करता है? एक कंपनी की इमेज क्रिएट कर देता है पब्लिक की आइज में, और वो चीज हमेशा, अगर हम देखो मैकडी का एग्जांपल लेते हैं, मैकडी का हमारे को कहीं भी दिखता है आई एम लविंग इट, तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? मैकडी। तो वो ब्रांड ने, वो कंपनी की एक इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट की गई है कि जब भी हम वो चीज देखते हैं तो हमें याद आता है क्या? कंपनी की इमेज है वो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फेसबुक। अगर फेसबुक का F हमें कहीं भी दिखता है, ब्लू बॉक्स में F लिखा हुआ, तो हम क्या समझ जाते हैं? उसे देखते हैं कि हाँ भाई ये फेसबुक है, जहां पे लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं। तो इट इज अ ब्रांड इमेज, एक रेप्यूटेशन बन जाती है कंपनी की। मार्केटिंग बिल्ड्स रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। मार्केटर्स एम टू क्रिएट कंपनीज इमेज इन पब्लिक आइज। पब्लिक आइज में कंपनी की इमेज बनाना चाहता है, और क्या बनाना चाहता है? एक ब्रांड नेम रिकॉग्निशन। मैकडी को सब जाने, मैकडी के बारे में सबको पता हो, ब्रांड का नाम हो जाता है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है। इट इज डन सो दैट कस्टमर कैन इजिली एसोसिएट विद द ब्रांड नेम विद इमेजेस, लोगो और कैप्शन दैट दे हियर और सी इन द एडवर्टाइजमेंट। ये क्या करता है? ब्रांड को कनेक्ट करता है एक लोगो के साथ, एक इमेज के साथ, एक कैप्शन के साथ, जिससे क्या होता है? हम वो सुनते ही और देखते ही हमें क्या होता है? सीधा के सीधा हमें वो कंपनी का नाम याद आ जाता है कि भाई ये तो पेटीएम की एड है। जहां पे हम सुनते हैं पेटीएम करो, तो हमें किसकी याद आती है? पेटीएम की। पेटीएम कौन सा ऐप है? एक पेमेंट ऐप है जो सबसे पहले आया था इंडिया में, आई गेस। ठीक है, मैकडोनल्ड्स नोन फॉर इट्स आर्क डिजाइन, जो M लिखा होता है गोल्डन कलर का, उसकी वजह से हमें देखते ही M लिखा हुआ है गोल्डन कलर का, तो हम समझ जाते हैं भाई ये मैकडी का साइन है। और हम दूर से भी देख लेते हैं तो हमें पता चलता आता है ये मैकडी है। तो इससे एक इमेज क्रिएट हुई है। विद एन एस्टेब्लिश्ड नेम इन इंडस्ट्री, अ बिजनेस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड एक्सपेंड बिकॉज मोर एंड मोर कस्टमर विल परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी एंड रेप्यूटेटेड कंपनी। जो लोग होते हैं ना, वो ब्रांडेड कपड़े लेना पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीजें पसंद करते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम्स हो गए, ब्रांडेड। अब हमें पिज्जा खाना है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है डोमिनोज, पिज्जा हट, ओवन स्टोरी, ये सारे के सारे दिमाग में आते हैं। तो ये सब क्या है? ब्रांड्स हैं। तो जितना ज्यादा हमारा नाम होगा ना, कंपनी का नाम है इंडस्ट्री में,
उतना ज़्यादा उसका बिजनेस अच्छा है, उतना ज़्यादा उसके कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जिससे क्या होता है, बिजनेस ग्रो करता है और एक्सपेंड करता है। लेकिन क्या पढ़ा था हमने, ए इज फॉर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द पब्लिक। अब प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, अवेयरनेस फैलानी है, हर दूसरे बंदे को उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये मार्केटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। डिफरेंट वेज टू स्प्रेड अवेयरनेस, बहुत सारे वेज हैं अवेयरनेस को स्प्रेड करने के। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। ये सारे के सारे हम आगे जाके मार्केटिंग चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि हाउ द प्रोडक्ट इज प्रमोटेड, अवेयरनेस कैसे फैलाई जाती है उसके बारे में। बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, और ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, मार्केट की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट वाज पी, प्रोडक्ट सेल को इनहांस करना, प्रोडक्ट सेल को इनहांस करना। अब जैसे ही हमारा नाम लोगों को पता चलेगा, हमारे फायदे, हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी, तो उससे क्या होगा, सेल बूस्ट होती है और रेवेन्यू ग्रोथ होती है। लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो और इंटरेस्टेड होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलता है, क्योंकि हम प्रमोशन करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेलिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करते हैं, रेडियो करते हैं, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन एड्स, सोशल मीडिया एड्स। ये सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलती है, और अवेयरनेस फैलती है तो कस्टमर इंटरेस्टेड होता है प्रोडक्ट खरीदने में, और कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, तो हमारी सेल्स बूस्ट होगी, रेवेन्यू ग्रोथ होगी। ओके, क्या क्या पढ़ लिया हमने, रैप, RAP। क्या फायदे होते हैं मार्केटर को मार्केटिंग के, RAP, दैट इज R फॉर रेपुटेशन, A इज फॉर अवेयरनेस ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट, एंड P इज फॉर प्रोडक्ट सेल्स इनहैंसमेंट, प्रोडक्ट सेल्स इनहैंसमेंट। मार्केटिंग करने के फायदे हमने देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कस्टमर। कस्टमर को क्या क्या फायदे होते हैं, कस्टमर को फायदे होते हैं कप, CUP। C स्टैंड फॉर चॉइसेस, U स्टैंड फॉर यूटिलिटी, P स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म। C से चॉइसेस, मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। मार्केटर क्या करता है, नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आता रहता है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। अब मानिए आपको सोप खरीदना है, तो आप सोप के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे हो गया लक्स, हो गया पर्ल्स, हो गया पियर्स, हो गया डव, हो गया। और ऐसे नहीं, लक्स का एक ब्रांड है, लक्स एक ब्रांड है, उसके भी आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पियर्स के भी बहुत सारे मिल जाएंगे, डव के भी बहुत सारे मिल जाएंगे। सेंसिटिव स्किन के लिए ये है, ड्राई स्किन के लिए ये है, और ऑयली स्किन के लिए ये वाला सोप यूज कर सकते हैं। तो मार्केटर क्या करता है, वो ट्राई करता है कि वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को समझे, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आए जो हर एक कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहला फायदा जो कस्टमर को होता है, दैट इज चॉइस मिलती है उसको, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हो जाती है। सेकेंड फायदा जो है हमारे कस्टमर को, वो है यूटिलिटी। मार्केटिंग जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करती है। सबसे पहली यूटिलिटी क्या है हमारी, फॉर्म यूटिलिटी, फ्रॉम प्लम्बर टू फर्नीचर। हमें कोई भी सर्विस चाहिए होती है, जिसमें हम लकड़ी देके हम कहते हैं सोफा बना के दे दो, हम पाइप्स ला के दे देंगे तो कहेंगे हमारा वाटर पाइप लाइन लगा के दे दो। तो ये सारी क्या है, फॉर्म यूटिलिटी, जिसमें हम कुछ क्रिएट करवाते हैं, किसी से सर्विस लेते हैं। उसके बाद आता है प्लेस यूटिलिटी, प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हेनेवर नीडेड। जब भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है तब ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना, इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स खुल गए हैं जगह जगह पे। पहले बहुत ज्यादा हमारे को पैदल चल के दुकानों पर जाना पड़ता था सामान लेने के लिए, बट आजकल ऐसा नहीं है, हमारे को घर बैठे भी चीजें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी यूज जेप्टो, वी यूज स्विगी, इंस्टामार्ट। हमारे को जो भी प्रोडक्ट चाहिए हमारे घर पे पहुंच जाता है विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, राइट। उसके बाद है टाइम यूटिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तभी प्रोडक्ट मिलना, यही 10 मिनट में आजकल डिलीवरी हो जाती है, तो वो टाइम यूटिलिटी भी है। नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स। आजकल क्या होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चले हुए हैं, हाउ टू यूज प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, डायरेक्शन ऑफ यूज, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं प्रोडक्ट के ऊपर। पोजेशन यूटिलिटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम रिटेलर टू द कस्टमर। कस्टमर से रिटेलर से कस्टमर को जब प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाता है तो पोजेशन भी ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम रिटेलर टू कस्टमर इज पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या है, प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए। अब आपको अगर मैकडी का बर्गर खाना है तो आप मैकडी की वेबसाइट से कर सकते हो, मैकडी का ऐप से कर सकते हो, ऑफलाइन स्टोर्स पे जा सकते हो, और जोमेटो कर सकते हो, स्विगी कर सकते हो, अदर प्लेटफॉर्म से भी आप ऑर्डर कर रहे हो मैकडी का ऑर्डर। तो ये सब क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए कस्टमर के पास, वो एक जगह से नहीं बहुत सारी जगह से ऑर्डर कर सकता है। और ये सब क्यों हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द मार्केटर्स आर ऑफरिंग कस्टमर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू परचेज। दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन।
और क्या लिखा है, मार्केटर्स आर सर्विंग मोर नंबर ऑफ कस्टमर थ्रू डिफरेंट वेज। जो कस्टमर्स हैं आजकल बहुत अलग अलग तरीके से कस्टमर्स को मार्केटर्स जो हैं, जो आजकल मार्केटर्स हैं वो कस्टमर्स को बहुत डिफरेंट तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और एक रिमाइंडर भेजते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा आपको जोमेटो की नोटिफिकेशन आ रही है कि खाना तो आपने खा लिया, अब कुछ मीठा हो जाए। तो वो ये उनके तरीके हैं टू बूस्ट देयर सेल्स, उनकी एक तरीके होते हैं ये रिमाइंडर ऑफ सेल्स। वो अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं और कम्स थ्रू SMS, मेल्स, FB, व्हाट्सएप, SMS आते हैं, ईमेल्स आते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो ये सारी चीजों के रिमाइंडर्स आते रहते हैं। इवन कस्टमर्स हैव बिकम स्मार्टर, दे सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, देखो मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो मुझे अगर बर्गर खाना है ना तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके स्विगी पे रेट चेक करूंगी कि वहां पे अच्छा ऑफर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर मैं जोमेटो पे चेक करूंगी, जोमेटो के बाद मैं जाके मैजिक पिन पे चेक करूंगी, मैजिक पिन के बाद में जाके उनकी जो मेन वेबसाइट है मैकडी की वेबसाइट पे चेक, जहां पर मुझे सबसे सस्ता लगेगा ना मैं वहां से खरीदूंगी। कस्टमर क्या हो गए हैं आजकल, बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, फिर जो बेस्ट डील होती है वो क्रैक करते हैं। देखो क्या लिखा है, इवन कस्टमर्स हैव बिकम स्मार्टर, दे सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड बाय द डील, बाय द बेस्ट, जो बेस्ट डील होती है वो खरीद लेते हैं। स्मार्ट हो गए हैं कस्टमर हमारे। डा 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 डा। ठीक है, कमिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी। सोसाइटी से क्या बनता है हमारा, वी। सोसाइटी का मतलब है हम सब, वी। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी ये बनाया, वी से हम याद करेंगे। डब्ल्यू से क्या है, वेलफेयर ऑफ कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स, कस्टमर और स्टेक होल्डर्स का फायदा कराना, वेलफेयर। ठीक है, ई से हमारा है एम्प्लॉयमेंट सोर्स। मार्केटिंग से क्या हुआ है, आजकल बहुत सारे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट में आ गई है। आजकल आप देखेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव रखे जाते हैं मार्केट में, शायद सबसे ज्यादा जॉब्स ही सेल्स की हैं। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मार्केटिंग ऑफर्स अ ग्रेट रेंज ऑफ वाइड एंड एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ, किस किस फील्ड में मार्केटिंग जॉब्स दे रही है, दैट इज पर्सनल सेलिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल सेल्स। ये सारी की सारी फील्ड्स हैं जिसमें मार्केटिंग क्या करती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। कमिंग टू द डब्ल्यू, दैट इज वेलफेयर ऑफ कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना तो हर बिजनेस का मोटिव है, लेकिन मार्केटर्स को आजकल एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। वो सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं तो उन्हें सोसाइटी गिव बैक करने के लिए उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें वो क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे सोसाइटी को फायदा हो। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है HUL's बिहेवियर चेंज प्रोग्राम। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मम्मी है वो इन्फेंट होता है जो बच्चा भी पैदा हुआ है, उसको हाथ ना लगाए बिना हाथ धोए। तो इसकी अवेयरनेस फैलाई है उन्होंने। तो ये थी उनकी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि इन्फेंट को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। इन्फेंट समझ दो आप, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं। तो अगर उनको हाथ धोकर आप हाथ लगा रहे हो, साबुन से हाथ धोकर मदर अपने बच्चे को हाथ लगाएगी तो उससे डेथ्स का केसेस कम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग क्या थी। रैप, RAP, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। A फॉर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द पब्लिक। P से प्रोडक्ट सेल्स इनहेंसमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस टू कस्टमर, दैट इज कप। C से था चॉइसेस, U से था यूटिलिटीज, P से था प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद था इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी, दैट इज V। WE, वेलफेयर ऑफ द कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। E से था हमारा एम्प्लॉयमेंट सोर्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग विद हर्षु दीदी। और आज पढ़ने वाले हम पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 1, दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग फिलोसफीज। इसमें हमें देखना है कि जो बिजनेस होता है ना वो एक ऐसे डायनामिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और चेंजेस आते ही रहते हैं टाइम के साथ। कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, कभी 4G से 5G हो गया, और गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आ गए, सोशली कुछ चेंजेस आ गए, लोगों मतलब कोविड आ गया, ये सारे चेंजेस आते ही रहते हैं। तो कंपनी को भी अगर उसको डील करना है जो मार्केट में चल रहा है इन सब चीजों के साथ, जो चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं उसके साथ, तो कंपनी को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। तो कंपनी क्या कर रही है आजकल, कंपनी मॉडर्न मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को यूज कर रही है, ताकि कंपनी अपना एक प्लेस बना पाए मार्केट में एक अपना बना पाए, कि अपना स्पेस बना पाए, अपना शेयर बना पाए। ठीक है, और जो कंपनीज क्या है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करने लग गई हैं आजकल। ठीक है, और जो ज्यादातर फैक्टर्स होते हैं वो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये छह फोकस होते हैं हर कंपनी के। फर्स्ट वन इज मास प्रोडक्शन कितना करना है, इनोवेटिव प्रोडक्ट को कैसे हम और अच्छा और इम्प्रूव करें। ठीक है, अग्रेसिव सेलिंग, हम अपनी सेलिंग को कैसे इंक्रीज करें। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऐसे क्या प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कस्टमर जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए। सोसाइटल डेवलपमेंट, ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी क्या है। और रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक रिलेशनशिप बनाना
तो ये सारी चीजों पे कंपनीज फोकस करती हैं। अब अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं, कोई आईटी कंपनी है, कोई फूड डिलीवरी कंपनी है, और कोई शुगर मेकिंग कंपनी है। तो अब सारी कंपनीज के फोकस अलग अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, फिलोसफी, काम करने का तरीका, हर चीज अलग है। तो उनके जो फोकसेस हैं, जो उनकी फिलोसफीज हैं, वो भी डिफर करेंगी, डिपेंड करते हैं इन सब में से वो कौन सी चीज उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो शुगर मेकिंग कंपनी है, तो उसके लिए प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कहाँ पे फोकस करेगा? मास प्रोडक्शन पे। अब आ रहा है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में लोगों को इनोवेशन चाहिए, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, तो वो कहाँ फोकस करेंगे? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, उसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये तो मेरे हिसाब से आजकल हर ही फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम मार्केटिंग पढ़ी इसलिए रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स और वांट्स को देकर सेटिस्फाई करना है। ठीक है, चलते हैं। हमारी 6 फिलोसफीज है मार्केटिंग की जो हमने पढ़ी है, इन पे ही फोकस करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारी क्या लिखी थी? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन पे कौन सी फिलोसफी फोकस करती है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है वो 2 चीजों पे फोकस करता है। फर्स्ट वन इज अफोर्डेबिलिटी, सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी। 2 चीजों पे फोकस करता है, क्या? अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी से क्या मतलब है हमारा? हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है ताकि हम प्रोडक्ट को अवेलेबल कर पाए मार्केट में एट द प्राइस विच इज अफोर्डेबल बाय द कस्टमर। कस्टमर को एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे जो कि कम प्राइस में उसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। अब ये कैसे किया जाता है? लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है और मास प्रोडक्शन अचीव की जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे आप मार्केट भी जाएंगे, अगर आप एक चीज ले रहे हैं तो वो आपको महंगी पड़ेगी, बट अगर आप उसका ही मान लीजिए आप उससे कहें कि सेलर को कहें कि मुझे 100 प्रोडक्ट्स चाहिए इस चीज के, आप थोड़ा कम प्राइस लगा लो, तो वो कम लगा लेता है। तो इसको बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, परचेज करेंगे, उतना प्राइस हमारा कम हो जाता है, उतना ज्यादा हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं? लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके और मास प्रोडक्शन को अचीव करके। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी? अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी कैसे होगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन से। हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कराना है, नई नई चीजें लानी है, जिससे क्या हो, लोगों को वो प्रोडक्ट उनके तक पहुंचे, हर एक दुकान पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है। दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। ये कैसे करेंगे? बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स वाइडली अवेलेबल। हर एक दुकान पे हमारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए। आज आप देख लो कोका कोला, पेप्सी, आपको हर दूसरी दुकान पे वो मिल जाती है। दैट्स कॉल्ड अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको मिलती है, 12 रुपए पे, 20 रुपए पे, 24 रुपए पे, 40 रुपए पे, जिस प्राइस पे आप खरीदने को तैयार हो, हर एक प्राइस पे अवेलेबल कराना। दैट्स कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी। भाई या मान लो कोई बंदा गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है ज्यादा, तो उसके लिए भी 20 रुपए वाली पेप्सी बना दी है उन्होंने। तो ये होता है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड कराना। अवेलेबिलिटी हमने देख लिया, मास प्रोडक्शन करनी है, वाइडली अवेलेबल होने चाहिए गुड्स। अब ये फिलॉसफी क्या कहती है? ये फिलॉसफी कहती है आप दिस फिलॉसफी सेज दैट एनी अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विल सेल इफ इट इज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल टू द कस्टमर। ये फिलॉसफी कहती है आप जितने गुड्स को अवेलेबल और अफोर्ड करा देंगे कस्टमर को, वो उतने ही खरीद लेगा। जितने गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी की सारी बिक जाएंगी अगर आप उसको 2 चीजें कर सकते हो। क्या? अवेलेबल करा सकते हो और अफोर्ड करा दोगे कस्टमर को, तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। By concentrating on producing maximum volumes, business aims to maximize profitability by exploiting economies of scale. देखो यहाँ आ गया ना economies of scale. Economies of scale को हम फायदा उठा सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? क्योंकि हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लॉइट करके, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोवाइड करके हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज अ वाइबल स्ट्रैटेजी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या है? लिनोवो कंप्यूटर्स ऑफ चाइना, लो कॉस्ट मास प्रोडक्शन। कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन किया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया उन्होंने, प्रोडक्शन ज्यादा किया, उसकी वजह से उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लॉइट किया, और क्या हो गया? उन्हें लो कॉस्ट पड़ गई। लिनोवो कंप्यूटर्स आजकल बिल्कुल अफोर्डेबल भी हैं, अवेलेबल भी हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट एक्सटेंट नाउ एज फोकस हैज बीन शिफ्टेड टू कस्टमर रेदर देन प्रोडक्शन। आजकल क्या हुआ है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आजकल फोकस प्रोडक्शन नहीं कस्टमर बन गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बन गया। तो इसका ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी आजकल बहुत कम डिमांड है, बहुत कम ही यूज करते हैं लोग इस पे। ठीक है, इसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का आइडिया क्या था? मास प्रोडक्शन करो, जिससे क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी। कैसे? बाय एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये जो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है, ये वाला पॉइंट शायद आप लोगों को समझ ना आया हो, मैं फिर से बता देती हूँ। इट इज अ वाइबल स्ट्रैटेजी इन डेवलपिंग मार्केटिंग। डेवलपिंग मार्केटिंग में आज भी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। वाइबल मतलब विच इज
वर्किंग सक्सेसफुली, विच इज वर्किंग एक्चुअली। अगर उसको हम यूज करेंगे तो वो चल जाएगी, ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाएगा प्लान। इट वर्क्स कहाँ पे? ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग मार्केटिंग, ठीक है। बट वो डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप मार्केट में नहीं काम करती। डेवलप मार्केट कौन सी है? यूएस की, वो डेवलप मार्केटिंग है, वहां ये नहीं चलेगी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इंडिया में चल जाएगा, पाकिस्तान में चल जाएगा, चाइना में चल जाएगा, ब्राजील में चल जाएगा, क्योंकि वी आर स्टिल डेवलपिंग और वाइबल स्ट्रैटेजी कैन, इट इज अ वाइबल स्ट्रैटेजी एंड इट कैन वर्क। ओके, कमिंग टू द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दैट्स अ सेकंड कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या हुआ? जो हमने क्या किया, हमने पहले गुड्स बना के रख दिए, उसको अफोर्डेबल कर दिया, उसको अवेलेबल कर दिया। अब जरूरी नहीं है उससे बिकेगा। अब हमारी सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड से, मान लो हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, मार्केट में चाहिए ही हमें 100 चीजें थी और हमने 120 बना के रख दी, तो 20 तो बंदा खरीदेगा ही नहीं, चाहे अफोर्डेबल हो चाहे अवेलेबल हो, उसको चाहिए ही नहीं तो वो क्यों खरीदेगा, है ना। तो अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या हुआ? ड्यूरिंग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सप्लाई इंक्रीज ओवर डिमांड, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गई। इससे क्या हुआ? ग्रेजुअली लो कॉस्ट प्लस अवेलेबिलिटी कुड नॉट इंश्योर इंक्रीज इन सेल्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अब कम प्राइस, अफोर्डेबल हो चाहे अवेलेबल हो, उससे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई सेल्स इंक्रीज होगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही कितनी थी? 100 की, सप्लाई आ रही थी 120 की, तो सेल्स इंक्रीज होने का, ग्रोथ करने का, सर्वाइवल करने का कोई तुक ही नहीं बनता। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उसे अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ेगा, उससे बहुत सारे चॉइसेस देने पड़ेंगे। मान लो आपका ए प्रोडक्ट है और उसका पहले एक ही यूज था, अब आपको उसके यूजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी कि आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, वैसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकते हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, और गिव मोर चॉइसेस टू द कस्टमर्स। कस्टमर को और चॉइसेस हो गया, अब हमें डिमांड इंक्रीज करनी पड़ेगी, विच लीड्स टू द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अब इस कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी क्या है कि कस्टमर प्रेफर करेगा प्रोडक्ट जिसकी क्या हो? बेटर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर फीचर्स, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी क्या है? कस्टमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट हैव बेटर क्वालिटी परफॉर्मेंस फीचर, QPF, क्वालिटी परफॉर्मेंस फीचर्स, QPF, क्वालिटी परफॉर्मेंस फीचर्स। अब इसका फोकस सिर्फ इनोवेशन पे है, प्रोडक्ट को बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट को बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ। आइडिया गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ। अगर कोई चीज अच्छी है ना तो वो बिकेगी ही बिकेगी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब एप्पल का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है, अगर ये मार्केट में आएगा तो ये कहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि हम इतनी शानदार क्वालिटी लेके आ रहे हैं, इतनी शानदार परफॉर्मेंस है, इतने शानदार फीचर्स है, हमारे जैसा कैमरा किसी का है ही नहीं, हमारे जैसा सॉफ्टवेयर किसी का है ही नहीं। गूगल कहता है हमारे जैसा सर्च इंजन दूसरा है ही नहीं। तो भाई हमारे जैसा प्रोडक्ट ही नहीं, हम इतने इनोवेटिव है, हम कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हमारी टक्कर का कोई है ही नहीं। तो ये वो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो खुद ही बिकता है, हमें बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। गुड प्रोडक्ट अगर उसका सही प्राइस लगा हुआ है, सही से प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो मार्केट में खुद ही बिक जाएगा। लो प्राइस इज नॉट अ कंडीशन टू गेट इट सेल इन द मार्केट। यहाँ पर प्राइस कम करने की जरूरत नहीं होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, प्राइस ठीक ठाक है, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने उसका अच्छा से किया है, तो मार्केट में वो खुद बिकेगा, प्राइस कम करने की नीड नहीं आती। 10 प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बिकम द की टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द फर्म्स इन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जितनी भी फर्म्स हैं उनका टारगेट होता है प्रोडक्ट को इंप्रूव करना, और उसी से ही उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। आई होप आप सब समझ गए हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने वर्क करना बंद कर दिया था क्योंकि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे सेलर्स आ गए थे जो क्या कर रहे थे? क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जिसकी वजह से अब कस्टमर को अपने पास रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फिलोसफी लगानी पड़ेगी। तब मार्केट में आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं हम एक बारी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाज नॉट वर्किंग विद द चेंज इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा था उसके साथ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नहीं वर्क कर रहा था, क्योंकि समथिंग मोर वॉज रिक्वायर्ड एज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स वर मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब मार्केट में इतने सारे क्वालिटी प्रोडक्ट के सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए हैं, सेलर्स आ गए हैं, कि अब कंपटीशन उससे ज्यादा हो गया कि अब सभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अब हम ऐसा क्या अलग करें जिससे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे पास रहे, ठीक है। समथिंग मोर वॉज रिक्वायर्ड टू कीप कस्टमर नाउ। अब कस्टमर को अपने पास रखने के लिए कुछ नया लाना पड़ेगा। तब ये फिलोसफी आई, फिलोसफी को चेंज किया गया। अब माना जाता था, इट वॉज नाउ बिलीव दैट कस्टमर वुड नॉट बाय इनफ अंटिल और अनलेस दे आर कन्विंस्ड और इन्फ्लुएंस टू डू सो। जब तक हम उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, कन्विंस नहीं करेंगे कि ये प्रोडक्ट खरीदिए, तब तक वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तब ये कॉन्सेप्ट लाया गया। देयरफॉर सेलिंग इज एन एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। सेलिंग क्या है? एक एक्ट है, देयरफॉर सेलिंग क्या है? एक एक्ट है जिससे इन्फ्लुएंस किया जाता है कस्टमर्स को कि वो प्रोडक्ट को खरीदे,
ठीक है, यहाँ पे फोकस सिर्फ एक ही चीज पे रहता है, वेज ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम किस किस तरीके से बेचे कि कस्टमर उसे खरीद ले। द सेलिंग एफर्ट्स आर सपोर्टेड बाय प्रमोशनल एक्टिविटीज। बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज की जाती हैं सेलिंग एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। आइडिया यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे कुछ भी और एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन, कुछ भी बिक सकता है, हर कुछ बिक सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड। Anything and everything can be sold. The concept can also be applied in the firms having over capacity in which, जहाँ पे जो हमारी फर्म्स हैं जिनमें ओवर कैपेसिटी है, मतलब हमारी सप्लाई कम है, हमारी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। अब हमारे जो बाकी के प्रोडक्ट्स बच गए, मान लो हमारी डिमांड थी 100 की बट हमने सप्लाई करी 120 की, तो हमारे 20 प्रोडक्ट्स बच रहे हैं। तो ऐसी फर्म्स में जहां पे ओवर कैपेसिटी है वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम? सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है? लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, वैक्यूम क्लीनर, फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब आपको कितनी बार कॉल्स आते हैं, आप मम्मी पापा से पूछना क्रेडिट कार्ड्स के लिए कितने कॉल्स आते हैं उन्हें कि मैम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करवा लो, सर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा लो, आपको ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं? हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमें कन्विंस कर रहे हैं कि हम उनके प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, चाहे वो हमें चाहिए भी ना हो, हमारे को उस टाइम पे उसकी नीड भी ना हो, बट वो हमें ऐसा फील करवा देंगे, ऐसा इन्फ्लुएंस कर देंगे कि हमें लगेगा कि हाँ भाई चाहिए। इतने बार आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी को कोई घर पे आया सेल्समैन, कोई प्रोडक्ट लेके वो चिपका के चला जाता है, चाहे हमारे को उसकी नीड भी ना हो। दैट्स कॉल्ड अ सेलिंग कॉन्सेप्ट। जब कस्टमर को उसकी नीड नहीं है, वांट नहीं है, बट वो फिर भी उसको बेच के चला गया वो प्रोडक्ट, उसे कहेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड। ठीक है, कस्टमर डजंट नीड देम बट इफ परसुएडेड कॉन्स्टेंटली कस्टमर बाय देम। अब ये क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। HDFC बैंक है, वहां से मुझे ऑलमोस्ट हर महीने में 5, 10, 15 ऐसे कॉल्स आते ही आते हैं। तो ये बार बार बोलेंगे तो एक बार तो मैं भी सोचूंगी कि यार खरीद ही लेती हूँ। ठीक है, इससे कहा जाता है कि इफ इट इज परसुएडेड कॉन्स्टेंटली, इफ इट इज इन्फ्लुएंस्ड, कन्विंस्ड अगेन एंड अगेन, देन वी विल बाय दैट प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट का एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि है जो कस्टमर है वो अभी तो प्रोडक्ट को खरीद लेगा क्योंकि उसको हमने बार बार बोला, बहुत कन्विंस के, बहुत इन्फ्लुएंस को, अभी तो वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। लेकिन अगर वो आगे जाके डिससेटिस्फाइड होता है तो वो वर्ड ऑफ माउथ नहीं करेगा, वो आगे जाके इस प्रोडक्ट की बात नहीं करेगा किसी से पॉजिटिवली। तो वो होता है ना एक कि वर्ड ऑफ माउथ, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये वाली बुक्स खरीद लो तो आप खरीद लोगे। ठीक है, वो चीज अगर आपको कोई खुद ही चीज पसंद नहीं आई, खुद ही प्रोडक्ट मुझे समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो वाई वुड आई रेफर टू यू कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, राइट? वो होता है कि इसका सेलिंग कॉन्सेप्ट का एक डिसएडवांटेज ये है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जब कस्टमर फेडअप हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्समैन की वजह से, कि इन्फ्लुएंस कर करके हमारे को अननेसेसरी परचेजेस करा रहे हैं, हमारी नीड्स एंड वांट्स भी सेटिस्फाई नहीं हो रही उससे, तब मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे बोला जाता है मार्केट कॉन्सेप्ट। मार्केट कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इट प्रपोजेस दैट द सक्सेस ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग की डेफिनेशन आप सब पढ़ के आए हो, यहाँ पे हम असर्टेन करेंगे कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स है, उसको समझने के बाद उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे। और हमारे मोटिव्स क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर इज द किंग। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड, कन्वर्ट्स नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सेटिस्फाई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, राइट? उसके बाद इसका आइडिया क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग का आइडिया क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। व्हेन कंपनी अश्योर्स दैट कस्टमर आर सेटिस्फाइड आफ्टर बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। सिर्फ बेचना हमारा टारगेट नहीं है, बेचने के बाद कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाइड भी हो, वो हमारा टारगेट है, वो हमारा फोकस है। हमारा फोकस है हम अपने, अगर हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आगे जाके हम उसको वर्ड ऑफ माउथ भी करेंगे, उसको रेफर भी करेंगे कि भाई वो वाला प्रोडक्ट यूज करके देख, वो वाला मॉइस्चराइजर यूज करके देख, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। दैट कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और कस्टमर जब सेटिस्फाई होता है तो वो वर्ड ऑफ माउथ करता है, वो आगे रेफर करता है, उससे हमें न्यू कस्टमर्स भी मिलते हैं। तो फोकस क्या है? जो अभी के कस्टमर है उनको रिटेन करना और नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना। मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्ट, सर्विस और सोल्यूशन इज रेडी एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल्स हैज बीन मेड। जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट बनने से पहले ही शुरू हो जाता है। हम अंडरस्टैंड करते हैं नीड्स और वांट्स को, वो प्रोडक्ट बनने से पहले करते हैं कि ऐसे नीड्स और वांट्स हैं कस्टमर्स की और ऐसे हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा सोल्यूशन उनकी प्रॉब्लम का। और प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के बाद भी, सेल्स होने के बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यूज, क्योंकि हम तब तक वेट करते हैं जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। ठीक है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कैसी अप्रोच है? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, राइट? ऑल डिसीजन टेकन कीपिंग इन माइंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कोई भी डिसीजन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में लिया जा रहा है तो इट टोटली एंड टोटली डिपेंड्स ऑन कस्टमर। कस्टमर कितने प्राइस पे खरीदेगा, कस्टमर को क्या क्या प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कस्टमर को पैकेजिंग कैसी पसंद आएगी। हम वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर ओनली। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेज ऑन कस्टमर, इट टेक केयर्स अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे कस्टमर को माइंड में रख के लिए जाएंगे। ओके
उसके बाद आता है कंपनी बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है इस कॉन्सेप्ट में, कंपनी बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं और उन नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है कस्टमर वांट्स ट्रिपल डोर इन रेफ्रिजरेटर। मान लो कस्टमर को चाहिए ट्रिपल डोर चाहिए मुझे रेफ्रिजरेटर में, कस्टमर की नई नीड आई है, कस्टमर की आती रहती है ऐसे वांट्स, यहाँ भाई यार 3 डोर वाला रेफ्रिजरेटर लाओ, ऐसा फ्रिज लाओ जिसमें 3 डोर हो। तो एलजी और गोदरेज ने उनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया ताकि कस्टमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो पाए, ठीक है। एलजी और गोदरेज लेके आए ट्रिपल डोर इन रेफ्रिजरेटर्स, एग्जाम्पल देखिए। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड। अब आप देखिए मार्केटिंग और सेलिंग थोड़ा थोड़ा सेम लगता है बट दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कैसे अलग है? मार्केटिंग में हमने क्या कहा था, इट इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट, इसमें सिर्फ बेचना नहीं है, बेचने के बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तक भी हमें वेट करना है, ठीक है। सेलिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का ही एक पार्ट है सेलिंग, बट इट इज नॉट मार्केटिंग, राइट। अब हम देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे दोनों डिफर करते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसमें हम नीड्स एंड वांट्स को समझते हैं, कस्टमर को वही प्रोडक्ट देते हैं जो उनको जरूरत हो, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ कस्टमर को इंकरेज करना है कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे और हम उसको बेच देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सेटिस्फाई करना गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करना सेल्स को। स्कोप वाइडर है, यहाँ पे नैरो है। ये मार्केटिंग में और भी चीजें आती हैं सेलिंग के अलावा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, हमें पता भी है, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च बहुत सारी करनी होती है कस्टमर के बारे में, नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर प्रोडक्ट का डिजाइन करना है, प्रोडक्ट डिजाइन होने के बाद फिर मार्केटिंग करेंगे, उसकी प्रमोशन करेंगे, ठीक है, सेलिंग करेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग है, बेचना है बेचना है बेचना है, एनीथिंग एंड एवरी कैन बी सोल्ड, ठीक है। एम्फोसिस यहाँ पे किस पे फोकस किया जाता है, कस्टमर की नीड्स क्या है हम वही बनाएंगे। यहाँ पे फोकस किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, ये वाला प्रोडक्ट हमें बेचना है, यही हमारा मोटिव है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ प्रॉफिट अर्न करते हैं सेल्स और प्रमोशन करके, अट्रैक्टिव सेल्स एंड प्रमोशन करके, ठीक है। ये स्टार्ट कब होता है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल कस्टमर से, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स भी कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे स्टार्ट्स विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारे को, हमें बस उसी को बेचना है, वहीं से ये सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। लेकिन जो ये स्टार्ट होता है ये कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स से स्टार्ट होता है, कस्टमर की क्या नीड्स है स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट बनने से भी पहले स्टार्ट हो जाता है मार्केटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन, दिस कॉन्सेप्ट थिंक्स अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन डीपली। यहाँ पे मार्केटिंग को हम डिवाइड करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं, मार्केट के सेगमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल करना है, कोई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, बेचना है बस जो भी हमारे हाथ में प्रोडक्ट। इसके बाद आता है मार्केटिंग मिक्स, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 4th चैप्टर में आएगा आपका। यहाँ पे हम मार्केटिंग मिक्स करते हैं, यहाँ पे 4 पीस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ इट ओनली फोकसेस ऑन प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवनेस, एप्लीकेबल इन प्योर कंपटीशन मार्केट, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है जहाँ पे फुल ऑन कंपटीशन होता है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आ रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, कौन बेटर है, किस अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कंपटीशन मार्केट। ये तो यूजलेस है प्योर कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन वही जीतेगा जो आखिरी में कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, राइट और रॉन्ग, राइट, ठीक है। प्राइस, यहाँ पे कंज्यूमर डिसाइड करता है प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट डिटरमाइन प्राइस, जितनी कॉस्ट लग रही है उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कि भाई 10 रुपए की कॉस्ट है, 2 रुपए का हमें प्रॉफिट कमाना है तो 12 रुपए का प्राइस लगा के बेच दो। यहाँ पे कस्टमर डिटरमाइन करता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आप मान लो आपको कोका कोला मिल रही है 10 रुपए में, लेकिन आपको पेप्सी मिल रही है 15 में, तो ऑब्वियसली कोका कोला जीतेगी, कोका कोला ज्यादा बिकेगी, ठीक है। तो कस्टमर के ऊपर कस्टमर डिसाइड करता है यहाँ पे प्राइस को। उसके बाद है व्यू ऑन बिजनेस, इट व्यूज बिजनेस एज अ कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। यहाँ पे बिजनेस को एक ही मोटिव है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस को कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस की तरह ही देखा जाता है कि हम बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। इट व्यूज बिजनेस एज अ गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, यहाँ पे हमें गुड्स बनाने हैं, बिजनेस में गुड्स बनेंगे वो बिकनी है, बनेंगी बिकेंगी, बनेंगी बिकेंगी, दैट्स बिजनेस अकॉर्डिंग टू सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस, क्योंकि ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं आपको ये बताती हूँ। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा बस, दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। देन पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, पहले ये देख लेते हैं मार्केटिंग के पिलर्स क्या है, मार्केटिंग किस तरीके से होती है, 4 स्टेप्स हैं उसके। सबसे पहले क्या है, टारगेट कस्टमर्स को, टारगेट मार्केट के टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उनकी नीड्स और वांट्स को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी, राइट। देखो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज गिवन वाइटल इंपॉर्टेंस एंड चेंज आर मेड इफ कस्टमर इज नॉट। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, मानो हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाए, हम कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, वो कह रहा है ये कमी है, हमें उन कमियों को क्या करना है, इंप्रूव करना है, ताकि हमारा कस्टमर क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। मार्केटिंग लॉन्ग चेन ऑफ एक्टिविटी है विच कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ, क्या क्या आता है, सबसे पहले उसमें प्रोडक्शन होता है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर उसका प्रमोशन किया जाता है, प्रमोशन प्राइसिंग साथ में है, प्राइसिंग की जाती है, प्रोडक्ट बन गया, प्रमोट कर दिया, अब उसका ऑर्डर्स आ गए तो अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब
सेलिंग हो रही है, बिक रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है। प्रॉफिट्स आर नॉट इग्नोर्ड बट दे आर बिल्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एंड रियलाइज विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे प्रॉफिट को बिल्कुल इग्नोर, ऐसा नहीं है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉफिट होना ही होना है, बिकॉज आर कस्टमर आर सेटिस्फाइड, आर कस्टमर्स आर लॉयल टू अस, राइट। कमिंग टू द लास्ट सेकंड टॉपिक, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, मार्केटिंग आप लोग समझते हो, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर को तो सेटिस्फाई करना है बट सोसाइटी का ध्यान रखते हुए हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। अब देखते हैं हम, देखो कंपनी जो है वो सोसाइटी में काम कर रही है, सोसाइटी में वर्क कर रही है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, सोसाइटी की हवा, सोसाइटी के रोड्स, सोसाइटी का सब कुछ, सोसाइटी के लोग, उनको ही बेचती है ना। तो अब सोसाइटी से अगर तुम फायदा ले रहे हो तो तुम्हें सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट बिलीव्स इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो करना है बट ऐसे तरीके से करना है कि आप कस्टमर और सोसाइटी के वेलबींग का ध्यान रखो, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। मार्केटिंग फंक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स एंड वांट्स को, जैसे मार्केटिंग में होता है। फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज को अलाइन किया जाता है इस तरीके से कि जो मार्केटिंग एफर्ट्स है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, सोसाइटी को इम्पैक्ट ना करे, प्लस कंपनी जो है वो एक सोसाइटी का ट्रस्ट गेन कर पाए, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इमेज क्रिएट कर पाए, और ये सब करते हुए प्रॉफिट्स भी बनाए, क्योंकि बिजनेस किस लिए करते हैं, एवरीवन डू बिजनेस फॉर मेकिंग द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स तो हमें कमाने हैं बट हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना है, उसको एक ट्रस्ट गेन करना है सोसाइटी का, और एक इमेज क्रिएट करनी है दैट इट इज सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग विद अ नोबल कोज, मार्केटिंग विद अ नोबल कोज, ठीक है। सोसाइटी का ध्यान रखते हुए हमें प्रॉफिट मेकिंग करनी है, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है एयरटेल का एक कॉन्सेप्ट है सेव टाइगर कैंपेन। वहां पे वो टाइगर को सेव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं सोसाइटी के लिए। वो सोसाइटी क्या कर रही है, उनको कस्टमर्स दे रही है, और जो 5G 4G आपको पता है उससे इन्वायरमेंट पे बहुत इंपैक्ट आता है, तो उसको कवर करने के लिए, उस इम्पैक्ट को कवर करने के लिए एयरटेल क्या करती है, सेव टाइगर कैंपेन करा हुआ है उन्होंने स्टार्ट, ठीक है। ये हो गई उनकी सोसाइटल मार्केटिंग। उसके बाद आइडिया जो है, आइडिया भी सेम है 5G 4G, आपको पता है इस सबसे पॉल्यूशन बहुत होता है, और जो हमारे बर्ड्स वगैरह हैं, जो एनिमल्स वगैरह, उनको बहुत इंपैक्ट आता है। अब उसके लिए हम एक अच्छी चीज भी कर लेते हैं, हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को लेके कंसर्न है और डिफोरेस्टेशन को लेके कंसर्न है। इनका आइडिया ये है कि भाई हम डिफोरेस्टेशन पे काम कर लेंगे, पेड़ वेड़ लगाते होंगे ये लोग, और जो आजकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है इंडिया में, उसको कम करने के लिए अवेयरनेस फैलाते होंगे। दैट्स आइडिया सोशल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ITC का क्या है, ITC का ब्रांड है क्लासमेट स्टेशनरी। इसके आपने देखा होगा रजिस्टर्स आते हैं, पेंसिल्स आते हैं, वो कहते हैं हमारी सेल्स का हर एक रुपया हम स्पेंड करेंगे किस पे, CSR में। दैट इज सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। उनका था वो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। आई यू गाइस हैप्पी कि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बस ये कर लेते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग। मार्केटिंग तो आप लोग समझते ही हैं, और शायद रिलेशनशिप भी समझते हैं कि नहीं। अब तो तुम्हारी उम्र आ गई है, रिलेशनशिप तो समझते ही हो, है कि नहीं। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये दूसरा रिलेशनशिप है। यहाँ पे क्या होगा, जो एक कंपनी है वो अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना लेती है, हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है। अगर हम किसी चीज को बार बार खरीदते हैं तो हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है उसके साथ। जैसे मेरा है कि मुझे भाई सेंसोडाइन की टूथपेस्ट ही चाहिए, तो मेरा एक सेंसोडाइन के साथ एक रिलेशनशिप है, दैट आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम लॉयल टुवर्ड्स सेंसोडाइन। मैं उसी की ही टूथपेस्ट यूज करती हूँ, मैं किसी और के पास नहीं जाती। तो वो एक रिलेशनशिप बनाना मार्केटिंग के थ्रू, उसको बोला जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। यहाँ पे सिर्फ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाने, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। एक बंदा मैन्युफैक्चर करता है, फिर वो उसे होलसेलर को देता है, होलसेलर मैन्युफैक्चर से खरीदता है, फिर वो जो सप्लायर है, होलसेलर है, वो आगे जाके रिटेलर को बेचता है। रिटेलर कौन होते हैं, जो ये दुकानें होती है ना हमारे पास, जो डायरेक्टली कस्टमर जिससे खरीदता है उसे बोला जाता है रिटेलर। रिटेल शॉप से कस्टमर खरीदता है और तब जाके कस्टमर के पास चीजें पहुंचती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, सप्लायर और लास्ट में कस्टमर, इन सबके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना इज कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। देखो, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रिटेन करना और सेटिस्फाई करना, रेदर देन बीइंग ट्रांजेक्शनल इन नेचर। ऐसा नहीं हमें बस एक बार ट्रांजेक्शन करनी है, उसके बाद कस्टमर ले ना ले हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, तो हमें कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद ये अप्रोच सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर के साथ नहीं बनाती, बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी बनाती है। बिजनेस पार्टनर्स कौन होते हैं हमारे, मैंने अभी बताया आप सबको, जो सप्लाई चेन में आ रहे हैं। और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक चीज इसमें बहुत और आती है, जो मैं बोलूंगी कि रिटेलर से कस्टमर तक जाने में जो बीच में आते हैं वो आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले।
जो आजकल डिलीवरी आ गई ना, डिलीवरी करवाते हैं प्रोडक्ट्स की घर पे, तो बीच में वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले बंदे भी आ जाते हैं। अब इन सब के साथ हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है, दैट विल बी कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। ऑल्दो आइडिया ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर वॉज गिवन इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया है, कस्टमर रिलेशनशिप से फोकस किया, बट रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम एक्सटेंड करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को बिजनेस पार्टनर्स के साथ, और रिलेशनशिप मार्केटिंग को यूनिक बनाते हैं। क्या होता है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स बनती हैं उससे ही रिलेशनशिप मार्केटिंग यूनिक बनती है, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, बट बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी बनाते हैं। कहां पे, रिलेशनशिप मार्केटिंग में। ये अप्रोच कहती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखिए अपने पार्टनर्स के साथ, जो कि सप्लायर हो, डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन, जो हमारे प्रोडक्ट्स को घर तक पहुंचाएंगे, डिलीवरी करेंगे, ठीक है। सप्लायर्स, ठीक है, सप्लायर जो सप्लाई कर रहे हैं हमारे को प्रोडक्ट्स। इससे होगा क्या, रिलेशनशिप मार्केटिंग का अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो इससे होगा क्या, बेटर चैनल अरेंजमेंट बेटर हो जाएगा, हायर लेवल ऑफ कोऑपरेशन। अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है तो हमारा काम बिना लड़ाई झगड़े के हो जाएगा, लेस कन्फ्लिक्ट्स, और एफिशिएंसी ऑब्वियसली इंक्रीज होती है। जब लड़ाई झगड़ा कम होता है तो काम बहुत स्मूथली होगा और एफिशिएंटली होगा। एफिशिएंटली मतलब और ज्यादा एज से होगा, और ज्यादा अच्छे से होगा, और ज्यादा स्मूथली होगा, कोई दुविधा नहीं आएगी, बहुत आराम से काम होगा अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है। मान लो हमारी सप्लायर से लड़ाई हो रखी है, वो कह रहा है भेज रहा हूँ माल भेज रहा हूँ, और वो 3-3 4-4 दिन लेट करता है आपकी डिलीवरी, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हिम, ठीक है। तो रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। आप नेटवर्किंग की पावर समझिए, यहाँ पे नेटवर्किंग की पावर समझाना चाह रहे, रिलेशनशिप मार्केटिंग। आपके भी अच्छे संबंध होने चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और अपने टीचर्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, सबके साथ। तुम्हें इवन ये नहीं पता कौन तुम्हारे कब काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग में वापस आते हैं टॉपिक पे। रिलेशनशिप मार्केटिंग में सबको ही अपना कस्टमर माना जाता है, और हमारा टारगेट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। रिलेशनशिप से क्या होता है, by relationship building with all of these organizations and individuals we can develop strategies that are in the best interest of the everyone in the entire channel of distribution। का मतलब ये है कि कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है उस तक जितने भी लोग आए हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आई है, सबके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करो कि उसमें ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाए जिसमें सबका फायदा हो। एवरीवन इज बेनिफिटेड, एवरीवन्स इंटरेस्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, सबके सब जीतेंगे, सबके सब खुश, सबके सब जीतेंगे। तो चलिए, हम भी जीत गए हैं, हमने चैप्टर कर लिया कंप्लीट। आई होप यू आर लविंग इट। तो प्लीज थोड़ा सा प्यार दिखाइए, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।